हेलो एवरीवन, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एमसीक्यूज। आज के सेशन में हम लोग आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन छत्तीसगढ़ स्टेट पावर कंपनी लिमिटेड द्वारा जो सीएसईबी ए और जे के एग्जामिनेशन अभी कुछ ही दिनों में शेड्यूल होने वाले गए नेक्स्ट मंथ में, जिसके एग्जामिनेशन होने वाले मार्च के अंदर, उसके लिए हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एनालिसिस करने वाले हैं। आपको जिस तरीके से पता ही होगा कि हमने इसके पहले के 2 पेपर्स एनालिसिस कर चुके हैं। दोनों के जो सेशन है फुल्ली हमारे चैनल के ऊपर अपलोडेड है। उसको अगर आपने नहीं देखा होगा तो उसको आप जाके देखिएगा, उसके लिंक भी आपको मैं प्रोवाइड करने वाला हूँ। आज के सेशन में हम लोग 10 जनवरी 2022 को जो जूनियर इंजीनियर का पेपर हुआ था गाइस, उसमें से टोटल टेक्निकल के 80 क्वेश्चन जो पूछे गए थे वो हम लोग एनालिसिस करने वाले एक ही सेशन के अंदर। सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है क्योंकि ये जो शिफ्ट थी काफ़ी थोड़ी यूनिक शिफ्ट थी हमें दोनों शिफ्ट में से, ऐसा हमें लगा है। अब देखिएगा, अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट करो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एमसीक्यू चैनल के ऊपर तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और नोटिफिकेशन के बेल को क्लिक करके ऑल पे क्लिक कीजिएगा, सो दैट कोई भी आप इंपॉर्टेंट अपडेट आप मिस ना कर सको। ओके, सो बिना किसी की देरी के हम लोग सेशन को शुरू करते हैं, बट उसके पहले आपको कुछ स्क्रीनशॉट बताना चाहता हूँ। 5 जनवरी 2022 का जो पेपर हुआ था और 6 जनवरी 2022 को जो दोनों भी पेपर हुए थे, इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ये वीडियोस मैंने अपलोड करके रखे। सेशन को देखने से क्या होता है कि हमें पता चलता है कि किस तरीके से क्वेश्चन प्रीवियसली पूछे गए थे। हालांकि इस बार जो ए और जे का सिलेबस दे चुका है वो काफ़ी यूनिकली डिस्टिंक्टली डिज़ाइन किया गया है, अलग अलग तरीके से डिज़ाइन किया गया है, क्योंकि जे के अंदर काफ़ी जो मेजर फंडामेंटल टॉपिक्स है सिर्फ वो मशीन हमें दिखाई दे रहे। ठीक है, फिर भी मेरा रिकमेंडेशन रहेगा सारे टॉपिक्स को अच्छी तरीके से एक बार पढ़ के जाइएगा। ठीक है, और साथ ही साथ अगर आपने ये सेशन नहीं देखे होगे तो इस सेशन को भी आपको अच्छी तरीके से वॉच करना होगा। ओके, सो भी हम लोग हमारे सेशन को शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन के साथ। देखिएगा क्या कह रहा है हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द विच थियरी एनी गिवन एक्टिविटी डेलिनेटेड इन अ नेटवर्क इज अनलाइकली टू बी कंप्लीटेड ऑन टाइम। इसका मतलब क्या है कि किस सिद्धांत के अनुसार किसी भी नेटवर्क में, ठीक है, चित्रित या फिर कोई भी गतिविधि जो है समय के ऊपर पूर्ण होने की संभावना नहीं है कार है। ठीक है, एनी गिवन एक्टिविटी डेलिनेटेड इन अ नेटवर्क इज अनलाइकली टू बी कंप्लीटेड ऑन अ टाइम। ठीक है, तो वो होते हैं हमारे पास, ये थियोरी कौन सी बताती है, ऐसा ही क्वेश्चन में है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन क्या है, अकॉर्डिंग टू द विच थियोरी, कौन से थियोरी के अकॉर्डिंगली, इन चारों थियोरी में से कौन सी थियोरी के अकॉर्डिंगली कोई भी गिवन एक्टिविटी है वो अनलाइक है, वो जो कंप्लीट बताएगी, जो हमारे पास टास्क होता है वो समय से पूरा होने के लिए संभावना नहीं है, ऐसा बताया गया कौन से थ्योरी में। ठीक है, तो वो हमारे पास इसका थ्योरी का करेक्ट आंसर आ जाएगा PERT, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। देखिए, काफी बार हमने जेईई के एग्जामिनेशन में इसका PERT का फुल फॉर्म ही पूछते हुए देखा गया। ठीक है, प्रोग्राम इवोल्यूशन एंड रिव्यू टेक्निक इसका ये होता है। ठीक है, इसका फुल फॉर्म लिख लेता हूं। ठीक है, प्रोग्राम इवोल्यूशन एंड रिव्यू टेक्निक, ये इसका फुल फॉर्म होता है इस PERT का। इस थ्योरी के, इस सिद्धांत के अकॉर्डिंगली हमें बता दिया गया कि किसी भी नेटवर्क में चित्रित कोई भी गतिविधि समय के पर पूरा होने की संभावना नहीं है। ये थ्योरी हमें PERT ये बताते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। CPM मतलब क्या होता है, क्रिटिकल पाथ मेथड। ठीक है, CPM मतलब क्या होता है, क्रिटिकल पाथ मेथड। अब देखिए PERT के बारे में जो है कुछ मैं आपको बेसिक्स आपको बताना चाहता हूँ। ये थोड़ा सा आउट ऑफ द ट्रैक टॉपिक क्वेश्चन लग सकता है आपको, जरूरी नहीं कि इस साल आपको क्वेश्चन पूछा जाए, लेकिन ये क्वेश्चन पूछा गया था, इसलिए मैं आपको कहा कि ये थोड़ी 10 जनवरी की जो शिफ्ट थी वो थोड़ी सी यूनिकली आपको पूछी गई थी। अब देखिए PERT के अकॉर्डिंगली क्या होता है, कोई भी एक गिवन एक्टिविटी है, ठीक है, ये हमारे डेलिनेटेड है एक नेटवर्क में, जो कि अनलाइकली होने के चांसेस है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि कुछ जो एस्पेक्ट है हमारे जॉब के वो ईजी हो सकते हैं कंप्लीट करने के लिए, जो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, एज पर आवर प्रोजेक्ट, लेकिन कुछ जो टास्क है, ठीक है, उसके अंदर कुछ बाधाएं आ सकती है, या फिर हमारे पास कुछ जो अनएक्सपेक्टेड स्नैक जो है वो भी हो सकती है, जिसके कारण हमारे पास में अनप्लान्ड डिले हो सकता है हमारे प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है इस थ्योरी को अच्छी तरीके से जानना। ठीक है, बार चार्ट मेथड थ्योरी भी आती है, ठीक है, CPM भी आता है जिसको हम लोग क्रिटिकल पाथ मेथड कहते हैं। ठीक है, और ग्नैट चार्ट भी आता है। ठीक है, तो ये तीनों में से इसका करेक्ट आंसर आता है हमारे पास ऑप्शन सी PERT। ओके, थोड़ा सा यूनिक क्वेश्चन है, जरूर ध्यान दीजिएगा। ओके, पढ़ते हुए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन देखिएगा क्या पूछा गया था, हाउ इज द करंट ड्रॉन बाय फ्लोरेसेंट लैम्प अफेक्टेड सिंस द पावर फैक्टर ऑफ अ फ्लोरेसेंट लैम्प सर्किट में बी एज लो एज 0.5 विदाउट कैपेसिटर। क्वेश्चन का मतलब क्या है कहने का कि हाउ इज द करंट ड्रॉन बाय फ्लोरेसेंट लैम्प अफेक्टेड। ठीक है, जो भी फ्लोरेसेंट लैम्प के द्वारा करंट ड्रॉ किया जाता है वो अफेक्ट होता है। अब क्योंकि अब इसका कारण भी बताया कि सिंस द पावर फैक्टर ऑफ द फ्लोरेसेंट लैम्प सर्किट मे बी एज लो एज 0.5 विदाउट कैपेसिटर। अब क्योंकि पावर फैक्टर लो है 0.5 विदाउट कैपेसिटर का, इसका रीजन क्या हो सकता है। ठीक है, क्यों जो करंट ड्रॉ किया गया है फ्लोरेसेंट लैम्प का वो अफेक्ट होता है। इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा हमारे पास में ऑप्शन बी। क्या कह रहा है,
करंट ड्रॉन फ्रॉम द मेन्स मे एक्चुअली बी ट्वाइस एज ग्रेट एज मे अपीयर पॉसिबल फ्रॉम इट्स वेटेज। कारण क्या है, रीजनिंग क्या है बताइए कि जो करंट मेन्स से ड्रॉ हो रहा है, ठीक है, वो दोगुना हो सकता है, ठीक है, जितना हमें उसके वेटेज के अकॉर्डिंगली वो अपीयर हो रहा है, ठीक है। इसी के कारण जो फ्लोरेसेंट लैम्प है वो अफेक्ट हो सकते हैं, इवन इफ उसका पावर फैक्टर जो है 0.5 पी रह रहा है, ठीक है, बिना किसी कैपेसिटर के। तो इसका करेक्ट आंसर था हमारे पास में ऑप्शन बी। मैं हालांकि आपको कहूंगा कि गाइस 80 क्वेश्चन को हमने इसको काफ़ी अच्छी तरीके से रिव्यू किया है, ठीक है, काफ़ी यूनिकली क्वेश्चन डेवलप किया गया है, ठीक है। इसको देख के बिल्कुल भी घबराना नहीं कि आपकी इस बार की जेई का और ए का एग्जामिनेशन क्लियर हो पाएगा नहीं। मैं सारी चीज़ें इसके लिए ऑलरेडी आपको बता देता हूँ किस तरीके से तैयारी करनी होगी, ठीक है। ध्यान क्लियर हो चुका। बढ़ते हुए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखिए, क्वेश्चन थर्ड क्या कह रहे हैं, What should be the insulation resistance if there are 20 wiring points? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस साल पूछे जाने के चांसेस है। इस कॉन्सेप्ट जो आपको बता रहा हूँ वो आपको नोट डाउन करके चलना होगा। अगर वहाँ पे 20 वायरिंग पॉइंट्स है तो इंसुलेशन रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए, ये हमें क्वेश्चन में पूछा गया। इंपॉर्टेंट है, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है, नोट डाउन करके चलिएगा जो आपको मैं इंपॉर्टेंट वैल्यूज बता रहा हूँ, ठीक है। जो इंसुलेशन रेजिस्टेंस रहता है एज पर द BIS, ठीक है, तो जो मिनिमम वैल्यू रहती है इंसुलेशन रेजिस्टेंस की RI, जो कि कितने होनी चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 50 मेगा ओम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पॉइंट्स प्लस आउटलेट्स। ये फॉर्मूला आप अच्छी तरीके से नोट डाउन करके चलेगा, ठीक है। मतलब इंसुलेशन रेजिस्टेंस जो होता है इट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 50 मेगा ओम्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पॉइंट्स प्लस टोटल आउटलेट, ठीक है। अगर जो टोटल ये जो वैल्यू है आउटलेट्स की, ठीक है, बताई नहीं गई है तो उसको हमें कितना लेना है, उसको हमें 0 लेना है गाइस, ध्यान देना है। अभी हमारे पास में नंबर ऑफ पॉइंट्स कितने बताए गए, 20 वायरिंग पॉइंट्स बताए गए। तो सिंपल क्या करेंगे हम लोग, RI ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 50 डिवाइड बाय 20। इसका वैल्यू कितना आता है, RI का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू आना चाहिए 2.5 मेगा ओम, ठीक है। आपको क्योंकि पता ही है कि इंसुलेशन रेजिस्टेंस हम लोग मेगर से नापते हैं, तो मेगा ओम में इसका रेजिस्टेंस रहता है, क्लियर है। तो इंसुलेशन रेजिस्टेंस कितना आना चाहिए, इट शुड नॉट बी लेस देन 2.5 मेगा ओम्स। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर बन जाता है यहाँ पे, ठीक है। ये कितने से कम नहीं होना चाहिए, मतलब कि जो इंसुलेशन रेजिस्टेंस है या तो वो ग्रेटर होना चाहिए 2.5 मेगा ओम से, या फिर वो बराबर होना चाहिए 2.5 मेगा ओम से। तो ये हमारा करेक्ट आंसर बन जाता है हमारा ऑप्शन डी। ओके, बढ़ते हुए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर गाइस, देखिएगा ध्यान से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फाइंड द थेवेनिन्स रेजिस्टेंस RTH फॉर द गिवन सर्किट। अब देखिए यहाँ पे ये जो है हमारे पास में रेजिस्टेंस, ये R1 है, ये R3 है, मैं आपको बता देता हूँ, ये हमारे पास में R2, ठीक है, ये IL है, ये पॉइंट A और B यहाँ पे हमारे पास में RL है, ठीक है। अभी देखिए इसकी तो वैल्यूज बताई गई है क्या, नहीं, हमें वैल्यूज नहीं बताई गई है, सीधा सीधा हमें थेवेनिन्स रेजिस्टेंस बताया गया। अभी आपको थेवेनिन्स से आपको क्या याद आ रहा होगा कि थेवेनिन्स रेजिस्टेंस में कोई भी नेटवर्क को, ठीक है, हम लोग एक थेवेनिन्स रेजिस्टेंस, ठीक है, एक थेवेनिन्स वोल्टेज सोर्स, ठीक है, प्लस माइनस, ओके, डायरेक्टली हम लोग कनेक्ट कर देते, और उसके सीरीज में एक थेवेनिन्स रेजिस्टेंस करके, ठीक है, ऐसा ये निकाल सकते हैं, ठीक है। कोई भी हम लोग नेटवर्क को एक रिप्लेस कर सकते हैं बाय यूजिंग एक सिंगल रेजिस्टेंस जिसका रेजिस्टेंस है RTH, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस RTH, और एक सिंगल वोल्टेज सोर्स VTH। अब देखिए जो RTH लगा रहता है ये सीरीज में जुड़ा हुआ रहता है गाइस, ठीक है। नॉर्टन की अगर हम लोग बात करते हैं, ठीक है, तो हमारा करंट सोर्स रहता है यहाँ पे एक, ठीक है, और उसके पैरेलल में हमारे पास में करंट एक रेजिस्टेंस रहता है, क्लियर हो चुका। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी रहेगी। अब थेवेनिन्स थ्योरम हमें क्या बताता है इसके अकॉर्डिंगली, अब देखिए यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं तो, ठीक है, यहाँ पे अगर हम लोग देखते थे, यहाँ पे हमारे पास में एक वोल्टेज सोर्स भी बताया गया है, ओके, क्या है हमारे पास में वोल्टेज सोर्स भी बताया गया है। और मेन एक खास बात क्या होती है थेवेनिन्स थ्योरम की क्या बात होती है, ठीक है, कि अगर हमारे पास में जो है इंटरनल इंपेडेंसेस हमें पता नहीं है, ठीक है, इंटरनल रेजिस्टेंस हमें पता नहीं है, तो वोल्टेज सोर्स को हम लोग क्या करते हैं, वोल्टेज सोर्स को हम लोग शॉर्ट सर्किट करते हैं गाइस, और करंट सोर्स को हम लोग ओपन सर्किट करते हैं, ठीक है। वोल्टेज सोर्स यहाँ पे हमारे पास, तो हम लोग इसको डायरेक्टली शॉर्ट सर्किट बना देते हैं इस तरीके से, ओके। यहाँ पे हमारे पास में ये जो रेजिस्टेंस आ जाएगा, अब देखिए मैं इस तरीके से ड्रॉ करता हूँ रेजिस्टेंस को, ये आ जाएगा हमारे पास में R1, ये R2, ठीक है, और यहाँ पे हमारा बन जाएगा R3, क्लियर है, ये हो जाएगा हमारे पास में R3। यहाँ पे हमारे पास में A और B के पॉइंट में हम लोग RTH की वैल्यू निकाल रहे हैं। अब हमने देखा होगा कि ये जो R1 और R2 हमने हमारे किस तरीके से कनेक्टेड है, क्योंकि ये शॉर्ट हो चुका है, ठीक है, तो ये हमारे पैरेलल में आ जाएगा, ठीक है। तो इसका पैरेलल इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा, R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2, ठीक है। अब इनका पैरेलल इक्विवेलेंट निकालने के बावजूद, ठीक है, ये जो हमारे पास में रेजिस्टेंस है हमारे पास R3, ये इसके सीरीज में जुड़ जाएगा, ठीक है। हम लोग सीरीज में जोड़ने के लिए डायरेक्टली इसको जोड़ देते,
R3 इस तरीके से बराबर, ठीक है। तो ये इक्वेशन कौन सी इसमें हमारे पास प्रूव हो रहा है, ये हमारे पास में ऑप्शन डी में देखने को मिल रहा है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा हमारे पास में ऑप्शन डी, ठीक है। R1 इंटू R2 ओके डिवाइड बाय R1 प्लस R2 प्लस R3। क्लियर हो चुका, काफी सिंपल सा क्वेश्चन था, ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस, ओके। और एक चीज बताना चाहता हूँ, काफी सारे एस्पिरेंट्स इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एमसीक्यू से जुड़े हुए हैं और काफी सारे एस्पिरेंट्स अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। एक सब्सक्राइब और एक लाइक अगर आप करते हो तो काफी हमें इससे मोटिवेशन मिलता है और इसी तरीके से कंटेंट हम लोग आपके लिए टाइम टू टाइम क्रिएट करते रहते हैं, ठीक है। जरूर एक बार सब्सक्रिप्शन कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते, थोड़ा सा आपके पास जो है डिटेल में क्वेश्चन पूछा गया न्यूमेरिकल में, देखिएगा क्या कह रहा है। An inductor having an inductance of 0.4 Henry and a resistance of 5 ohms is connected in a series with a capacitor across 50 Hz sinusoidal supply. Calculate the capacitance required to give the circuit a power factor of 0.5 lagging. क्या पूछा गया, हमें उस कैपेसिटेंस को निकालना है जिसके कारण जो पावर फैक्टर हमारा निकल के आएगा वो आएगा हमारे पास 0.5 लैगिंग। एक इंडक्टर है जिसका इंडक्टर है 0.5 हेनरी, इंडक्टेंस का यूनिट हम लोग हेनरी में निकालते हैं, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। रेजिस्टेंस का ओम्स में, कैपेसिटेंस का फैराड में, ठीक है। और एक रेजिस्टेंस भी जुड़ा हुआ है 5 ओम्स का, ठीक है। इंडक्टर हैविंग इंडक्टेंस ऑफ 4 हेनरी एंड 0.4 हेनरी एंड रेजिस्टेंस ऑफ 5 ओम इज कनेक्टेड इन अ सीरीज, ठीक है, विद अ कैपेसिटर अक्रॉस अ 50 हर्ट्ज सप्लाई, ओके। अब देखिएगा यहाँ पे जो नेट इंपोर्टेंस रहता है एक सीरीज सर्किट का, वो हम लोग किस तरीके से निकालते हैं, Z इज इक्वल्स टू, ठीक है, R प्लस जे एक्सएल माइनस एक्सी, ओके। जहाँ तक ये क्लियर हो चुका, एक्सएल माइनस एक्सी, मैं सारे एलिमिनेट कर देता हूँ ये, सो दैट आप इसमें कंफ्यूज ना हो, ओके। एंड Z की जो हम लोग वैल्यू निकालते हैं इंपोर्टेंस की, वो क्या होता है, अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ओके। ये दोनों फॉर्मूला आपके क्लियर हो चुके हैं यहाँ तक, ओके। इसके बाद हमारे पास क्या पूछा गया, हमें टारगेट क्या है, कैपेसिटेंस रिक्वायर्ड, ठीक है। मतलब अगर हमारे पास में कैपेसिटेंस का वैल्यू अगर हम निकाल लेते हैं तो वो हमारे पास में बाकी के भी जो आंसर है वो हमारा करेक्ट जो है निकल के आ जाएगा, ठीक है। सारे वैल्यूज हमारे पास बताए गए, पावर फैक्टर वगैरह, ठीक है। अब देखिए Z का वैल्यू क्या आता है, अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ओके। इससे क्या है, हम लोग पहले तो हम लोग एक्सएल का वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो हम लोग एक्सएल का वैल्यू निकाल लेते हैं। एक्सएल क्या हो जाएगा हमारे पास में 2πfl, ठीक है, 2πfl, ठीक है। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं इसके अंदर, 2 मल्टीप्लाइड बाय एफ, 2 इंटू पाई मल्टीप्लाइड बाय एफ, फ्रीक्वेंसी कितना है 50 हर्ट्ज है, एंड देन हमारे पास में एल है 0.4, ठीक है, 0.4, ओके। ये हमारा वैल्यू निकल के आएगा एक्सएल का, ठीक है, इंडक्टिव रिएक्टेंस का। तो ये इसका जो सॉल्यूशन करने के बाद हमारे पास में जो वैल्यू आता है अप्रॉक्सीमेटली 125.67 ओम्स आता है, ठीक है, ओके। यहाँ तक एक वैल्यू हमारी निकल गई, इसका हमें काम करने वाला है, ठीक है। अब दूसरी बात आती है जो हमारे पास में पावर फैक्टर रहता है, ठीक है। पावर फैक्टर का फॉर्मूला क्या रहता है, पावर फैक्टर इज व्हाट, R बाय Z, डायरेक्टली आपको पता होना चाहिए, ठीक है। पावर फैक्टर R बाय Z। अब क्योंकि हमारे पास पावर फैक्टर दिया गया है, ठीक है, इट इम्प्लाइज 0.5, ठीक है। आप देखो पता होगा 0.5 लैगिंग बताया गया, इज इक्वल्स टू R बाय Z। R का भी वैल्यू बताया गया क्योंकि रेजिस्टेंस हमारे पास बताया गया 5 डिवाइड बाय Z, ठीक है। अब देखिए Z का वैल्यू कितना निकल के आएगा, Z, ठीक है, 5 डिवाइड बाय 0.5 विल बी इक्वल्स टू 10 ओम, ठीक है, 10 ओम यहाँ पे हमारा निकल के आ गया, क्लियर है, ओके। देन अगर हमारे पास में ये वैल्यू आ गया Z का और R का, तो हम लोग क्या इससे X का वैल्यू निकाल सकते हैं, टोटल ये रिएक्टेंस का वैल्यू निकाल सकते हैं, जी हाँ, आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं। हम लोग यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे 10 विल, ठीक है। या फिर अगर हमारे पास में ये देखिए यहाँ पे ये फॉर्मूला को हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, Z स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो हम लोग इसके अकॉर्डिंगली चलते हैं, 10 स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू R स्क्वायर कितना आ जाएगा हमारे पास में 5 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। इससे हमें थोड़ा आसानी होगी, कलर चेंज कर देता हूँ अगर आपको थोड़ा डर लग रहा होगा तो ये, ठीक है। 10 स्क्वायर का वैल्यू कितना आ जाएगा 100 इज इक्वल्स टू 5 स्क्वायर कितना आ जाएगा 25 प्लस एक्स स्क्वायर, सॉरी एक्स स्क्वायर, ओके। तो एक्स का जो वैल्यू आता है, ठीक है, एक्स का आ जाएगा 100 माइनस 25 अंडर रूट ऑफ 75, ठीक है। अंडर रूट ऑफ 75 का वैल्यू निकल के आता है 8.7 ओम्स, अप्रोक्सीमेटली वैल्यू निकाल के चल रहा होगा, 8.7 ओम्स आ जाते हैं। अब देखिए एक्स, अब देखिए लैगिंग है तो हम लोग क्या एक्सएल माइनस एक्सी करने वाले, ओके, एक्सएल माइनस एक्सी, ठीक है। तो एक्सएल माइनस एक्सी विल बी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा हमारे पास में एक्स, ओके। तो यहाँ पे हम लोग कलर चेंज करके लिख लेते हैं एक बारी, देखिएगा, ओके। एक्स विल बी इक्वल्स टू क्या है
एक्सएल माइनस एक्सी। अब क्यों हमने किया ऐसा, क्योंकि यहाँ पे डोमिनेंट है हमारे पास में इंडक्टेंस, क्योंकि उसीलिए हमारे पास में पावर फैक्टर लैगिंग आया है। ओके, एक्स का वैल्यू है हमारे पास में 8.7 विल बी इक्वल्स टू 8.7 माइनस एक्सएल का वैल्यू था 125.67 माइनस एक्सी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो एक्सी का वैल्यू निकल के आता है, ठीक है, अगर हम लोग एक्सी को यहाँ पे निकालते हैं, एक्सी विल बी इक्वल्स टू 125.67 माइनस 8.7। ठीक है, तो इसका जो वैल्यू निकल के आएगा हमारे पास में, तो ये जो एक्सेल का वैल्यू यहाँ पे हमारा बन के आता है, तो आता है हमारे पास 116.97। तो हम लोग इसको डायरेक्टली पॉइंट में ना जाते हुए 117 लिख लेते हैं। ओके, ये आ गया हमारे पास में 117। अब आपको पता होगा एक्सी विल बी इक्वल्स टू व्हाट 1/2 पाई एफ सी। ठीक है, अब देखिए सी का हमें वैल्यू निकालना है, जहाँ पे हमारे पास कैपेसिटेंस पूछा गया है। ओके, सी का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सी इज इक्वल्स टू 1/, ये एक्सी को डिनोमिनेटर में भेज देंगे, 2 इंटू पाई इंटू एफ है 50 हर्ट्ज, सी का वैल्यू है हमारे पास में 117। इसका कंप्लीट आंसर हमारा निकल के आता है 27.2 माइक्रोफैरेड। ठीक है, थोड़ा सा न्यूमेरिकल कैलकुलेटिव ये क्वेश्चन था, ठीक है, लेकिन इसका करेक्ट आंसर निकल गया 27.2 माइक्रोफैरेड। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। आप देख सकते हो बहुत सारे कैलकुलेशन थे, फिर भी एक क्वेश्चन आपको पूछा गया था। फंडामेंटली अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है, थोड़ा बहुत अगर आप कैलकुलेशन रफ वर्क में भी कर सकते हो, तो भी आप इसका आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं रहता कि आपको सारे कैलकुलेशन निकालने। अब देखिए, क्योंकि मैं आपको कह रहा हूँ ये यहाँ पे 7.2 है, यहाँ पे 1.36 है और 0.72, तो आपने काफ़ी सारे रफ वैल्यूज़ भी अगर आपने लेके रखी रहती, 25, 27 में आंसर आ जाता है, 28 में आंसर आ जाता है, तो आप आंसर आसानी से मार्कअप कर सकते हो। ये थोड़ा स्ट्रेटेजी लेके चलिएगा एग्जामिनेशन में। क्लियर है? बढ़ते हुए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या देख रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग टूल इज यूज टू प्रोड्यूस द करेक्ट होल विथ अ गुड फिनिश। ठीक है, तो वो हम लोग रीमर के माध्यम से कर सकते हैं। ठीक है, एक अगर हमें होल क्रिएट करना होगा विद अ गुड फिनिश, ठीक है, तो उसके हम लोग रीमर का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। मैं आपको इमेज भी देखा जाता है रीमर की किस तरीके से रहते हैं करके। देखिए, ये होता है हमारे पास में रीमर इस तरीके से, इसमें प्रॉपर जो है एक होल का जो शेप आता है, जो फिनिश आती है, काफ़ी अच्छी आती है एज कम्पेयर टू द ड्रिल। ओके, ये होता है हमारा रीमर। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर था, ये क्वेश्चन में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या पूछा गया था गाइस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रू प्रॉपर्टी ऑफ रॉट आयन। रॉट आयन की इसमें से कौन सी करेक्ट प्रॉपर्टी नहीं। काफी डिस्टिंक्ट और यूनिक क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए, बिल्कुल पूछे गए थे गाइस। बिल्कुल भी आपको इसको लेकर अंडर एस्टिमेट नहीं होना है, खुद को अंडर कॉन्फिडेंट फील नहीं करना है कि क्या क्वेश्चन पूछे गए थे और किस तरीके से आप तैयारी कर रहे हो। आपकी जो तैयारी चल रही है वो काफ़ी अच्छी तरीके से चल रही है। ठीक है, कि जिस तरीके से हमारे पास में रिव्यू एस्पिरेंट्स का आ रहा है। ओके, ये बात जरूर ध्यान दीजिएगा। इसमें से कौन सी ट्रू प्रॉपर्टी नहीं है रॉट आयन की। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, इट्स अल्टीमेट कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ इज 6000 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, किलोग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन हमारा कौन सा निकल के आता है, ऑप्शन ए, इट्स अल्टीमेट कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इज 6000 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। ओके, ये प्रॉपर्टी के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था रॉट आयन के बारे में। ठीक है, तो इस तरीके से। अब देखिए यहाँ पे बाकी क्या है, इट पॉजेसेस, देखिए ऑप्शन ए इसका करेक्ट था, इट पॉजेसेस 99.5% ऑफ आयन। ठीक है, इट कैन बी इजीली बेंट व्हेन कोल्ड, जब ठंडा होने के बाद इसको हम लोग आसानी से बेंड कर सकते हैं। अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ कितना है, 2500 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर से लेके 5000 किलोग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ है। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आपकी पूछी गई थी 6000 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, अगर हम इसका करेक्ट आंसर भी देखते हैं, ठीक है, तो 6000 ना होते हुए इसका आता है अराउंड ये 2.5 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर से लेके, ठीक है, 5000 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर निकल के आ जाता है। बढ़ते अभी हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अगेंस्ट द इसेंशियल फीचर ऑफ अ स्विच गियर। स्विच गियर के जो फीचर्स होते हैं, ठीक है, अगेंस्ट बोला गया है, मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग इज अगेंस्ट द इसेंशियल फीचर ऑफ स्विच गियर। जो रिक्वायर्ड इसेंशियल फीचर्स रहते हैं कोई भी एक स्विच गियर के, स्विच गियर किसके लिए यूज होता है, प्रोटेक्शन के लिए, पावर सिस्टम प्रोटेक्शन के लिए, तो उसकी भी कुछ क्वालिटीज होनी चाहिए या फिर उसके बाद कुछ प्रॉपर्टीज होनी चाहिए जिसके कारण वो प्रोटेक्ट कर सके। तो ऑप्शन में क्या अगेंस्ट वाला पूछा गया कि जो वो नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो प्रोविजन फॉर मैनुअल ऑपरेशन, इसका मतलब कि क्या हुआ, वो स्विच को ऑटोमेटिकली तो हम लोग ऑपरेट कर ही सकते, लेकिन वो मैन्युअली भी ऑपरेट होना चाहिए, ये तो हमारे पास होना चाहिए। डिले ऑपरेशन, डिले मतलब कि समय लगाना ऑपरेट करने के लिए, क्या है हमारी राइट प्रॉपर्टी है, नहीं
नहीं गाइस, बिल्कुल भी नहीं। वो जो स्विच गियर होता है इंस्टेंटेनियसली जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी वो ट्रिप कर सके, एक्टिवेट हो सके और हमारे सिस्टम को प्रोटेक्ट कर सके, इसलिए अगेंस्ट प्रॉपर्टी बोलेगी तो हमारा ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, एब्सोल्यूट सर्टन डिस्क्रिमिनेशन। अब देखिए डिस्क्रिमिनेशन इस वर्ड का ही मतलब होता है कि फॉल्ट हुआ है या नहीं ये भी वो डिस्क्रिमिनेट कर पाए। ठीक है, कि अगर राइज इन करंट है टेम्पररीली या फिर कुछ शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए, क्या वो फॉल्ट की वजह से आया या फिर क्या वो कुछ नॉर्मल ऑपरेशन की वजह से आया, उसने भी वो डिस्क्रिमिनेट करना चाहिए और वो रिलायबल भी होना चाहिए। ठीक है, तीनों प्रॉपर्टी सही है, लेकिन अगेंस्ट वाली प्रॉपर्टी हमारी ऑप्शन बी रहेगी, इसलिए इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा हमारे पास ऑप्शन बी। ओके, बढ़ते हुए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सिंपल सा क्वेश्चन है, पूछा गया है आइडेंटिफाई द लॉजिक गेट। ठीक है, अब आपने ये तो देखा होगा कि सर हमने ये इस तरीके से ये गेट हमने निकाल लिया। ठीक है, ये तो हमारे पास में एंड गेट के जरा दिख रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे इसमें बीच में ये कुछ तो भी लग गया ई, बट ये ध्यान दीजिएगा ये ट्राई स्टेट लॉजिक गेट होता है करके। ठीक है, ये होता है हमारा ट्राई स्टेट लॉजिक गेट, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। यूनिक क्वेश्चन था, जरूर ध्यान दीजिएगा, अगर आपके पास पूछा गया इस बार तो आपको पता होना चाहिए। क्लियर है, ट्राई स्टेट लॉजिक गेट, उसके लिए हम लोग ट्राई स्टेट लॉजिक करके भी हम लोग उसको कहते हैं। ठीक है, ये जो 3 स्टेट लॉजिक जो है ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में यूज़ किया जाता है। ठीक है, अगर हाई इंपोर्टेंस स्टेट है तो किस तरीके से हमारे पास में जो लॉजिक ऑपरेशन परफॉर्म होना चाहिए, ये हमारा ट्राई स्टेट लॉजिक गेट के बारे में हम लोग कर सकते हैं। इसके हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे ज़रूर। ठीक है, अगर आपको और चाहिए होगा तो। ठीक है, बट रेयर चांसेस है इस बार इसमें से पूछे जाने के लिए। क्लियर है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। हालांकि बाकी के जो लॉजिक गेट्स है काफ़ी अच्छी तरीके से करके जाइएगा, बुलियन वगैरह भी। ठीक है, एक बार ओवरव्यू जरूर करके जाइएगा। ठीक है, पढ़ते हुए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रू पर्टेनिंग टू इंडक्टर एंड कैपेसिटर फिल्टर। कैपेसिटर फिल्टर और इंडक्टर फिल्टर के बारे में इसमें से कौन सा कथन सही नहीं, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, नॉट ट्रू बोला गया है। ओके, तो करेक्ट आंसर आ जाएगा। अब देखिएगा इसमें से कौन सा करेक्ट आंसर होगा हमारे पास में, ऑप्शन डी अ सिंपल शंट कैपेसिटर फिल्टर रिड्यूसेस द डायोड करंट। ये हमें पूछा गया है। ओके, क्या कह रहा है कि सिंपल कैपेसिटर फिल्टर जो है डायोड करंट को रिड्यूस कर देता है, ऐसा है कह रहा है, जो कि ये स्टेटमेंट जो है कैपेसिटर और इंडक्टर फिल्टर के बारे में सही नहीं, इसलिए इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा हमारे पास ऑप्शन डी। बाकी तीनों में क्या बताया गया है, इन एन इंडक्टर फिल्टर द रिपल फैक्टर इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन लोड रेजिस्टेंस। लोड रेजिस्टेंस बढ़ने के बाद हमारे पास रिपल फैक्टर भी बढ़ जाता है। करेक्ट है, इन अ सिंपल सीरीज इंडक्टर रिड्यूसेस बोथ पीक एंड इफेक्टिव वैल्यूज ऑफ आउटपुट करंट एंड आउटपुट वोल्टेज। एक सिंपल सीरीज इंडक्टर दोनों को रिड्यूस करता है, पीक और इफेक्टिव वैल्यू जो रहती है आउटपुट करंट की और आउटपुट वोल्टेज इसको रिड्यूस कर देता है। ये स्टेटमेंट करेक्ट है। कैपेसिटर फिल्टर में क्या होता है, जो रिपल फैक्टर है वो वैरी होता है इनवर्सली विद लोड रेजिस्टेंस RL। क्लियर है, तीनों भी स्टेटमेंट ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। मैं आपको जरूर ये कहूँगा गाइस, जो नए हैं फ्रेशर स्टूडेंट्स हैं उनको थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा होगा, लेकिन आपको मैं कहूँगा 4-5 के आप पेपर देखिएगा जरूर, आपको वो काफ़ी अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले बताना चाहता हूँ गाइस, अगर आप छत्तीसगढ़ स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के AEJE के लिए कोर्स के लिए अगर आप अच्छी तरीके से तैयारी करना चाहते हो तो मैं आपको एक बेस्ट सोल्यूशन आपको मैं प्रोवाइड करना चाहता हूँ। हमारा ये जो कोर्स है 12 मंथ वैलिडिटी के साथ हमने प्रीवियसली लॉन्च कर दिया था। इसके अंदर काफ़ी सारे सेशन मैंने अपलोड करके रखे थे। अब देखिए इसमें काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को जो डाउट्स थे कि AE का सिलेबस करना है या JEE का सिलेबस करना है, आपको कहूँगा अगर आप दोनों परीक्षा की तैयारी करते तो दोनों के सेशन देख लेना। प्लस हमने एडिशनल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करके फोल्डर में काफ़ी सारा कॉन्टेंट ऑलरेडी दे रखे है, उसको भी एक बार गो थ्रू करके जाइएगा। मैं आपको थोड़ा सा काइंड सजेशन दूंगा, क्योंकि क्या होता है काफ़ी सारे एस्पिरेंट्स अगर इसको मिस कर देंगे, ठीक है, तो आपका जो फंडामेंटल टॉपिक अगर आप कहोगे तो JEE के सिलेबस में आपने देखा होगा कि काफ़ी सारे जो टॉपिक्स है सिर्फ मशीन्स के हैं, तो आपको रिकमेंडेशन रहेगा कि एक बार इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बाकी की भी टॉपिक तैयार करके जाइएगा। ठीक है, अगर आपको नहीं मिल रहे हो तो प्लीज़ मुझसे कम्युनिकेट कीजिएगा। ये एकमात्र वीडियो कोर्स है जिसके अंदर सारे सिलेबस के सभी थ्योरी एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन के साथ हमारे स्पेशल टेबल और चार्ट के साथ हमने इसके अंदर पढ़ाया विथ 3D एनिमेशन। ठीक है, इसके लिए कूपन कोड हमने दिया था, अभी भी वैलिड है CH50 में पूरा साल भर के लिए आप इसको एनरोल कर सकते हो। वीडियो कोर्स है, सारी जनरेशन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन तीनों के इसके लिए आपको काम में आने वाला है इस साल के एग्जामिनेशन के लिए। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग MCQs का आपको ऐप डाउनलोड करके इसको आप देख सकते हो। साथ ही साथ अगर आपको रीजनिंग का कोर्स भी चाहिए, ठीक है, जिसके अंदर ये सारे टॉपिक्स अगर आपको कवर करने होंगे तो सेम हमारे पास CH50 ये कूपन कोड लगा के सिर्फ 199 रुपीज़ में आप इसको एनरोल कर सकते हैं 50% ऑफ के साथ। ये हमारे नॉन टेक्निकल चैनल कोचिफाई पे अवेलेबल है। सारा वीडियो कोर्स है 12 महीने के वैलिडिटी के लिए। ठीक है, उसके बाद
हम लोग आपको एग्जामिनेशन के पहले ट्राई करने वाले कि जो नॉलेज ऑफ छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ जीके, उसका एक सेशन फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे दे दे, सो दैट आपके आने वाले एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी अच्छे तरीके से तैयारी हो सके। अब रही बात हमारे पास में नेशनल और इंटरनेशनल करंट इवेंट्स की, ठीक है, उसके आपको जो सेशंस आपको मैं रिकमेंड करता हूँ वो आपको जाके देखने होंगे। और रीजनिंग के जो टॉपिक्स है 10 क्वेश्चन यहाँ से आपको जो बनने वाले, ये भी आपको अच्छी तरीके से कवर करके जाने होंगे। काफ़ी सिंपल से क्वेश्चन, आई होप आप इसको कवर कर ही लोगे, ठीक है। तो ये जो हमारे पास में जो कंप्लीट रीजनिंग का कोर्स है, इसको आप एनरोल करके सारे टॉपिक कवर अप कर सकते हो। रही बात नेशनल इंटरनेशनल न्यूज़ की, तो हमारे पास में जो उस तरीके से हम लोग कोचिफाई पे फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे मंथली कवर इंटरफेस प्रोवाइड करते हैं। तो रिकमेंडेशन रहेगा कि 3 से 4 महीने के आपके जो सेशन से एक बार गो थ्रू करके देखा, मेजर हाईलाइट कर लिए आपको कि अच्छी तरह जो बड़ी बड़ी न्यूज़ होती है उसके ऊपर, जैसे कि पद्मा अवार्ड्स वगैरह हो गए, ठीक है, पद्म विभूषण, पद्मश्री, पद्म विभूषण, वहाँ से किसको क्या मिला है, ऐसे छोटे मोटे जो क्वेश्चन है, एक एक भी कोई क्वेश्चन बन जाता है ना इसके अंदर, तो भी आपके काफ़ी सारे जो सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, सिर्फ टेक्निकल के साथ आपको नॉन टेक्निकल का भी करना होगा, ठीक है। और ये दोनों भी कोर्सेज काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके। अभी भी आपके पास समय गया नहीं गया, 1 महीना है आपके पास, ये सारे टॉपिक्स आप अच्छी तरीके से कवर कर सकते हो। ई बुक के साथ रिविजन भी हो सकती है। इसके लिए अगर आपको कोई डाउट होगा तो आपको मैं नंबर देता हूँ 7741063663, ठीक है। इसके ऊपर आप व्हाट्सएप कर सकते हो, आपको यहाँ पे गाइड भी करा दूंगा, कोई इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं गई, ठीक है। और साथ साथ जिन लोगों ने इसको ज्वाइन करके रखा होगा, वो उनके लिए रिकमेंडेशन करूँगा कि आपका जो नाम है, ठीक है, और सिटी आप हमें व्हाट्सएप कीजिएगा, सो दैट हम लोग एक स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप जो छत्तीसगढ़ स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के लिए हमने बनाया, उसके अंदर हम लोग आपको ऐडअप कर सके, ठीक है, दिए गए नंबर के ऊपर, ठीक है। नंबर हमने क्या बताया था, 7741063663, इसके ऊपर आप व्हाट्सएप कीजिएगा, ठीक है। क्लियर है। बढ़ते हुए हमारे नेक्स्ट स्लाइड की ओर, अभी हमारे सेशन को कंटिन्यू करते हैं। ये सेशन जो रिकमेंड किया गया, ठीक है, यहाँ पे बैंक एग्जाम है, इसका मतलब ये नहीं कि बैंक के लिए रहेगा, करंट अफेयर सबके लिए कॉमन रहता है, जरूर जाके देखिएगा, ओके। बढ़ते हुए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए, determine the value of torque in kilogram meter developed by the armature of a 6-pole wave-wound motor having a 492 conductors, 30 milliweber per pole when the total armature current is 40 ampere। क्या पूछा गया है, टॉर्क निकालना है किलोग्राम मीटर के अंदर, जो कि आर्मेचर द्वारा डेवलप किया गया एक मोटर के द्वारा, ठीक है, मोटर के आर्मेचर द्वारा डेवलप किया गया। सारे वैल्यूज बताए गए, फॉर्मूला में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना और आंसर निकालना है, हमारा इतना ही काम है, ठीक है। इसके लिए हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए आर्मेचर टॉर्क का। वो क्या होता है, TA will be equals to 0.159 multiplied by Z into phi into IA into P by A, ठीक है। ये हमने वैल्यूज देख लिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, व्हेन द, देखिए, किलोग्राम डेवलप बाय द आर्मेचर फॉर वेव वाउंड, ठीक है, ठीक है, वेव वाउंड कहा गया है। तो आपको जैसे वेव वाउंड आपको दिखाई दिया, तो नंबर ऑफ पैरेलल पाथ का वैल्यू कितना हो जाता है, 2, ठीक है। नंबर ऑफ पोल की जो वैल्यू है, संख्या है, वो 6 पोल बताई गई है, तो इसके अंदर हम लोग वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना शुरू कर देते हैं। क्लियर है। देखिए वैल्यू क्या हम लोग रखेंगे, 0.159 मल्टीप्लाइड बाय Z। अब Z क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर्स, ठीक है, जो हमारे पास दिखाया गया, बताया गया 492 मल्टीप्लाइड बाय 5, फ्लक्सेस कितना है, 30 मिलीवेबर है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, 30 लिखेंगे, और इसके आगे मिलीवेबर है, इसलिए इसको 10⁻³ से मल्टीप्लाई करना ना भूलिएगा, ठीक है। मल्टीप्लाइड बाय IA का जो है करंट कितना है हमारे पास में, 40 एम्पियर है, 40 मल्टीप्लाइड बाय P बाय A, नंबर ऑफ पोल्स की संख्या कितनी है, 6, डिवाइड बाय A का वैल्यू है हमारे पास 2, ठीक है, ये आ जाएगा 3, ओके। इसको कंप्लीटली इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद जो हमारे पास टॉर्क का जो वैल्यू आता है, ठीक है, ग्रॉस टॉर्क आता है, वो आता है हमारे पास 28.2 या 28.16 समथिंग आ जाता है किलोग्राम मीटर में, ओके। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर बन जाता है। अब इसके लिए आपको क्या करना होगा, अब देखिए इसके लिए आपको जो है बेसिक फंडामेंटल जो है इसका मल्टीप्लिकेशन आपको अच्छी तरीके से आना चाहिए, ठीक है। किस तरीके से आप इसको सॉल्व करते हो, यही इसके ऊपर आपका बेसिक ये बनने वाला है, ठीक है। अब देखिए 2 ऑप्शन तो आप एलिमिनेट कर सकते हो इनको, ठीक है, लेकिन 28 और 22 में इसके लिए आपको थोड़े से ऐसे अप्रोक्सीमेट वैल्यूज लेने रहेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आपका मैथमेटिक्स काफ़ी अच्छी तरीके से वर्क करना चाहिए, सो दैट इस क्वेश्चन को क्विकली आप इसको सॉल्व कर सको, ठीक है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते गए। क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे पास, देखिएगा, एक कॉपर वायर है जिसका रेजिस्टेंस है 50 ओम्स, कितना है, 50 ओम्स 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो पूछा गया व्हाट इज द रेजिस्टेंस एट अ 60 डिग्री सेंटीग्रेड, अगर हमारा टेम्परेचर कोएफिशिएंट है कॉपर का 0.05 एट 30 डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक है। तो देखिए नया रेजिस्टेंस कैसा दिया जाता है, टेम्परेचर कोएफिशिएंट का एक फॉर्मूला होता है, RT विल बी इक्वल्स टू R0 इन ब्रैकेट 1 प्लस अल्फा डेल टी
ठीक है। तो ये जो अल्फा होता है, यह था हमारे पास में टेम्परेचर कोएफिशिएंट, ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर। ओके, टी जो होता है ये हमारे पास डिफरेंस रहता है फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल। ओके, तो सारे वैल्यूज दिए गए, हम लोगों को सिर्फ वैल्यू निकाल के, ये जो 60 डिग्री पे हमें पूछा गया यही तो हमें निकालना होगा। ठीक है, वैल्यूज हम लोग सब्स्टिट्यूट करते, R60 विल बी इक्वल टू, कलर चेंज करते सो दैट आपको फॉर्मूला और ये जो सॉल्व किया गया है वो समझ में आ सके। ठीक है, R60 विल बी इक्वल टू R0 का वैल्यू कितना है 0, इनिशियल रेजिस्टेंस कितना था हमारे पास में 50 ओम का था, 50 ओम मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस अल्फा, अल्फा का वैल्यू कितना दिया गया है 0.005 मल्टीप्लाइड बाय, अब देखिए फाइनल टेम्परेचर कितना था 60 डिग्री, जब गर्म हो गया 60 डिग्री था, जब इनिशियल था वो कोल्ड था, वो था हमारे पास 30 डिग्री का था, तो आ जाएगा हमारे पास 60 माइनस 30। ओके, इसको क्लोज कर लेते हैं। इसका कंप्लीट सोल्यूशन करने के बाद हमारे पास जो आंसर निकल के आता है गाइस वो आता है 57.5 ओम्स। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। जरूर इसको सॉल्व कीजिएगा गाइस, मैं आपको इसको सॉल्व करके, हमारे पास ऑलरेडी काफ़ी सारे क्वेश्चन को डिस्कस करना है। ठीक है, इस मैथमेटिक्स को आप प्लीज़ इसको करिए, इनिशिएट कीजिएगा, मैं आपको कहूँगा। अब देखिए सॉल्व करने के लिए हम भी इसको मल्टीप्लाई करके एक एक कर सकते हैं, लेकिन हमने एक नोटिस किया 2 से 4 मिनट इसी के अंदर चले जाते हैं सिर्फ ये मैथमेटिक्स को सॉल्व करने के लिए, उतना ही हम लोगों को उतनी देर हमें डिस्कशन करना रहता है। बेटर वे कि हम लोग कॉन्सेप्ट सीखने के ऊपर फोकस करते हैं, ये जो एडिशनल प्रैक्टिस रहती है आप आपके एंड से किया कीजिएगा। क्लियर है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। इसके अंदर इंपॉर्टेंट क्या था, ये फॉर्मूला एग्जामिनेशन में बन सकता है क्वेश्चन। ठीक है, पढ़ते हुए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, विच आर द फॉलोइंग मटेरियल इज यूज्ड टू मेक द कोर ऑफ द ट्रांसफार्मर टू रिड्यूस हिस्टेरेसिस लॉसेस। ठीक है, आपको BH पर का अगर आपने सेशन नहीं देखा होगा तो मेरा सेशन यूट्यूब पे अवेलेबल है, फ्री ऑफ कॉस्ट, जाके जरूर देखिएगा। ये जो BH कर्व रहता है हमारा, ठीक है, वाई एक्सिस पे क्या रहता है B, और एक्स एक्सिस पे क्या रहता है हमारे पास में H। ओके, तो हिस्टेरेसिस लॉसेस के रिडक्शन के लिए हम लोग क्या करते हैं, ऐसा मेटल चूज करते हैं जिसका जो हिस्टेरेसिस लूप एरिया वो कम हो सके। ठीक है, जैसे हमारा एक लूप एरिया ये इस तरीके से यहाँ तक, ओके, कुछ ये इस तरीके से भी रह सकता है, बड़ा भी रह सकता है। ओके, तो हम लोग चूज करते हैं कि सबसे कम हो सके, इसलिए हम लोग सिलिकॉन स्टील, जो हाई ग्रेडेड सिलिकॉन स्टील रहता है या फिर अलॉय स्टील का इस्तेमाल करते हैं, जिसके कारण हमारे पास हिस्टेरेसिस लॉसेस को हम लोग कम कर सके। ठीक है, ये जो रिपीटेड मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन के कारण ये कर्व आता है ना गाइस, ठीक है, ये हिस्टेरेसिस लॉसेस में कन्वर्ट होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल मशीन में हिस्टेरेसिस लॉस इसी के कारण होता है क्योंकि रिपीटेटिव मैग्नेटाइजेशन होता है और डीमैग्नेटाइजेशन होता है आयन कोर का। क्लियर है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। अब देखिए हिस्टेरेसिस लॉसेस का फॉर्मूला भी आपको पूछा जा सकता है, WH इज इक्वल टू K इंटू F इंटू BM ईटा। ठीक है, या फिर हम लोग लिख सकते हैं WH इज इक्वल टू ईटा इंटू BM रेज़्ड टू द पावर 1.6 इंटू F इंटू V। ठीक है, B क्या होता है, अब देखिए ये जो N होता है या N, ये ईटा हम लोग इसको कहते हैं स्टीनमेट्स कांस्टेंट होता है। V ये वोल्टेज है क्या, नहीं गाइज, ये हमारे पास में वॉल्यूम। ठीक है, इट इज़ अ वॉल्यूम, इट इज़ अ वॉल्यूम। F जो है हमारे पास में फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, और BM जो है, ठीक है, BM जो है हमारे पास में फ्लक्स डेंसिटी है। अब आपको एक क्वेश्चन मैं आपको बता दूं, अगर हमारे पास में एयर एज अ डाइलेक्ट्रिक है, सॉरी एयर एज अ मैग्नेटिक मटेरियल है या फिर हमारा मीडियम है मैग्नेटिक फ्लक्सेस का, तो उसमें BH कर्व किस तरीके से फॉर्म होता है, नॉर्मली तो हमारे पास इस तरीके से फॉर्म होता है। तो अगर हमारे पास एयर है तो ये सर हमारे यूनिट एक बेसिकली लाइन होता है पासिंग थ्रू द ओरिजिन। ठीक है, अ सिंगल लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, ये ऐसा हमारे पास में क्वेश्चन भी एग्जामिनेशन में बन सकता है। ठीक है, ये एयर के लिए होता है इस तरीके से, एयर एज अ कोर यूज किया जाता है। ठीक है, एयर एज अगर हम लोग कोर यूज करते हैं तो, ठीक है, नहीं तो अगर हमारे पास में कोर है सिलिकॉन स्टील, इसके ऊपर हमने वाइंडिंग देखे रखा, तो इसका कुछ ये डिपेंडिंग करता है हमारे पास कोई ऐसा मैग्नेटिक मटेरियल है, इसके अकॉर्डिंगली इसका BH कर्व का ये जो BH कर्व है वो फॉर्म होता है, नैरो रहता है फिर ब्रॉड रहता है। क्लियर है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। ठीक है, मैं ट्राई करता हूँ आपको एडिशनल जो चीज़ें होती है वो भी आपको टाइम टू टाइम बताते चल सकूँ। ओके, बढ़ते हुए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या कह रहा है क्वेश्चन, विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर सिलेंड्रिकल पोल अल्टरनेटर। सिलेंड्रिकल पोल अल्टरनेटर के लिए इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, ये पूछा गया। आप देखिए, प्राइम मूवर यूज्ड आर स्टीम टर्बाइन एंड इलेक्ट्रिक मोटर्स। ठीक है, स्टीम टर्बाइन और इलेक्ट्रिकल मोटर्स में जो सिलेंड्रिकल पोल अल्टरनेटर है जो हाई स्पीड के लिए यूज़ किए जाते हैं, ये हमारे यूज़ करते हैं। ठीक है, अब देखिए ये जो एयर गैप इज नॉन यूनिफॉर्म है, ठीक है, ये सैलिएंट पोल के लिए होता है गैस। ठीक है, ये ट्रू कहा गया है, हमें नॉट ट्रू नहीं ट्रू कहा गया है, तो पहले स्टेटमेंट करेक्ट है। हालांकि डैम्पर वाइंडिंग जो है प्रोवाइड किए जाते हैं, ठीक है, ये साइलेंट पोल के लिए थे। रोटर कॉजेज स्पीड फ्लक्चुएशन। अब देखिए अनइक्वल इसका साइलेंट पोल का ऐसा कंस्ट्रक्शन होने के कारण क्या होता है, ठीक है,
अनइक्वल साइलेंट पोल का कंस्ट्रक्शन होने के कारण क्या इसमें एयर गैप भी यूनिफॉर्म नहीं रहती और स्लो स्पीड के लिए ये प्रोजेक्टिंग पोल्स होने के कारण स्लो स्पीड के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इसका करेक्ट आंसर था हमारे पास में ऑप्शन है। हालांकि इसका डिफरेंस मैंने आपको दे दिया था। ठीक है, जो यूनिफॉर्म एयर गैप रहती है तो हमारे सिलेंड्रिकल में रहती है। ओके, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। सो देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन व्हाट विल बी परफॉर्म बाय लॉजिक इंस्ट्रक्शन ORA R/M बाय 8085 माइक्रो प्रोसेसर। 8085 माइक्रो प्रोसेसर को अगर आपको पढ़ना ही होगा तो हमने एक फ्री ऑफ कॉस्ट 40 इंपॉर्टेंट MCQ का सेशन ऑलरेडी यूट्यूब पे देख रखा है। अगर आपको लिंक चाहिए होगी तो मुझे कमेंट बॉक्स में मांग सकते हो। फिलहाल इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, कौन सा लॉजिक इंस्ट्रक्शन परफॉर्म किया जाएगा ORA स्पेस R/M 8085 माइक्रो प्रोसेसर के बारे में। तो ये क्या करेगा, लॉजिकली और ऑपरेशन। ठीक है, लॉजिकली और द कंटेंट ऑफ रजिस्टर मेमोरी विद द कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर के कंटेंट को लॉजिकली और करेगा। ठीक है, अभी और ऑपरेशन आपको पता होना चाहिए। अगर हमारे पास दो इनपुट होते A और B, ठीक है, 0 0 0 1 1 0 और 1 1, तो लॉजिकली और ऑपरेशन का आउटपुट क्या आता है, 0 0 के लिए हमें आउटपुट 0 मिलता है, 1 0 1 के लिए भी 1 1 0 के लिए भी 1 और 1 1 के लिए 1। ये हमारा लॉजिकली और आउटपुट का लॉजिकली और ऑपरेशन का ट्रूथ टेबल होता है गाइस। ठीक है, तो ये क्या करेगा, इस इंस्ट्रक्शन के कारण 8085 में इट लॉजिकली और द कंटेंट ऑफ रजिस्टर्ड मेमोरी विद द कंटेंट ऑफ द एक्यूमुलेटर। ओके, क्लियर है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। XRA मतलब क्या है, एक्सक्लूसिव OR। ठीक है, ORI मतलब क्या है, लॉजिकली OR करेगा 8 बिट डेटा। XRI मतलब होता है एक्सक्लूसिव OR 8 बिट डेटा के साथ में। तो ये हमारे पास कुछ इंस्ट्रक्शन होते हैं, इसमें से एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा गया था, 2022 में पूछा गया था। बिल्कुल भी डरना नहीं गया। ठीक है, इस साल की तैयारी के लिए जो मैंने आपको कोर्सेज रिकमेंड किए, सेशन रिकमेंड किए, उसको जरूर वॉच करके जाना होगा। साथ साथ अगर आपको और PYQ चाहिए होगे तो आप हमसे जरूर जुड़ सकते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में क्या पूछा गया, डैश डज नॉट अफेक्ट द स्टेबिलिटी ऑफ द पावर सिस्टम। ठीक है, क्या कह रहा है, रिएक्टेंस ऑफ द जनरेटिंग सिस्टम, रिएक्टेंस ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन, लॉसेस, एक्साइटेशन ऑफ द जनरेटिंग सिस्टम। अभी कौन सी इसमें से फैक्टर है जो हमारे पावर सिस्टम के स्टेबिलिटी को अफेक्ट नहीं करता है, नहीं बोला गया, तो हमारा लॉसेस, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। अगर हम लोग स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी देखते हैं पावर सिस्टम की तो क्या फॉर्मूला होता है, P विल बी इक्वल्स टू EV डिवाइड बाय X, EV डिवाइड बाय X। ठीक है, तो स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी हम लोग जो है डिक्रीज करते हैं, अगर हमारा रिएक्टेंस X उससे हम लोग बढ़ा सकते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान में रखने का। तो ये जो पावर सिस्टम है उसकी जो स्टेबिलिटी है वो सबसे कम लॉसेस द्वारा अफेक्ट की जाती है। ठीक है, क्योंकि लॉसेस तो हम लोग एलिमिनेट कर ही नहीं सकते, दैट इज देयर प्रेजेंट इटसेल्फ। ठीक है, इनहेरेंटली वो प्रेजेंट रहती है। लेकिन जो रिएक्टेंस है जेनेटिक सिस्टम का, ट्रांसमिशन लाइन का और एक्साइटेशन जो है जेनेटिक सिस्टम का, तो उसको अगर हम लोग मैनिपुलेट करके जो है हमारे जो स्टेबिलिटी है पावर सिस्टम की उसको आप चेंज कर सकते हैं, वो अफेक्ट होती है। ओके, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। ओके, बढ़ते हुए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करें, क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट कंप्लीटली ट्रू फॉर पावर फ्लो एनालिसिस। पावर फ्लो एनालिसिस के लिए इसमें से कौन सा स्टेटमेंट है वो करेक्ट नहीं है, पूछा गया। ठीक है, तो करेक्ट स्टेटमेंट है हमारे पास ऑप्शन, इनकरेक्ट स्टेटमेंट है हमारा ऑप्शन सी, इट इज द एनालिसिस ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लोड। ठीक है, इट इज द एनालिसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन लोड, ये हमारा इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा हमारे पास पावर फ्लो एनालिसिस के लिए। क्लियर है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगर हमारा डेल्टा है जो एक लॉस एंगल है केबल का, तो उसका पावर फैक्टर क्या रहेगा, हमें क्वेश्चन में पूछा गया है। ओके, जो पावर फैक्टर रहेगा cos 90 माइनस डेल, जो कि रहेगा साइन डेल। ठीक है, पावर फैक्टर विल बी व्हाट, cos 90 माइनस डेल विच इज साइन डेल। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द फीचर ऑफ सिंक्रोनस मोटर। इसमें से कौन सा एक फीचर नहीं है सिंक्रोनस मोटर वाला। नहीं वाले भी क्वेश्चन काफ़ी सारे पूछे गए, तो जरूर ध्यान दीजिएगा। न्यू नॉट बेस्ड क्वेश्चन आपको ज़्यादा पूछे गए। ओके, तो यहाँ पे क्या बताया गया, सिंक्रोनस मोटर आर इनहेरेंटली सेल्फ स्टार्टिंग। इनहेरेंट का मतलब होता है इंग्लिश में खुद से ही वो सेल्फ स्टार्टिंग है। अब मुझे बताइएगा कि क्या सिंक्रोनस मोटर हमारे पास इनहेरेंटली सेल्फ स्टार्टिंग है, नहीं, इट इज़ नॉट अ सेल्फ स्टार्टिंग मोटर। ऑप्शन सी इसका इनकरेक्ट स्टेटमेंट आ जाएगा, इनकरेक्ट फीचर हो जाएगा। यहाँ पे क्या बोला गया है, फर्स्ट स्टेटमेंट ने सिंक्रोनस मोटर हम लोग इलेक्ट्रिकल पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट के लिए यूज़ करते हैं। करेक्ट, कब करते हैं, जब वो नो लोड कंडीशन में या फिर लाइट लोड कंडीशन में हम लोग ओवर एक्साइटेशन मोड में हम लोग उसको जब चलाते हैं, तब हम लोग उसको पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट डिवाइस करके भी यूज़ कर सकते हैं। ओवर एक्साइटेशन में, अंडर एक्साइटेशन में भी हम लोग कर सकते हैं। जनरली नो लोड पे हमारा ये होना चाहिए, नो लोड पे या फिर लाइटली लोड नो लोड कंडीशन में जब हम लोग सिंक्रोनस मोटर चलाते हैं, हम लोग उसको एज अ पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट डिवाइस करके भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, कांस्टेंट सप्लाई फ्रीक्वेंसी के लिए
वो एज अ कांस्टेंट स्पीड मोटर करके भी बिहेव करते हैं या फिर एक्ट करते हैं या फिर वो रोटेट होते हैं अगर हमारे पास लोड कंडीशन कितनी भी चाहे चेंज हो, ठीक है। सिंक्रोनस मोटर नाम ही इसलिए दिया गया है कि वो सिंक्रोनस स्पीड पे रन हो सके, ठीक है। सिंक्रोनस मोटर हैव द यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑपरेटिंग अंडर एनी इलेक्ट्रिकल पावर फैक्टर। मैंने अभी आपको बताया, चाहे आपका लैगिंग पावर फैक्टर हो, चाहे वो यूनिटी पावर फैक्टर हो, ठीक है, चाहे आपका लीडिंग पावर फैक्टर हो, ठीक है, तीनों पे वो ऑपरेट कर सकते हैं, लेकिन वो एक इनहेरेंटली सेल्फ स्टार्टिंग मोटर नहीं है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते देखिएगा, द डीसी एम्पलीफायर मस्ट हैव सम स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स। डीसी एम्पलीफायर के कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स है, इनमें से कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है? तो लो इनपुट इम्पिडेंस ये बताया गया है हमारे ऑप्शन सी में, लो इनपुट इम्पिडेंस, तो वही हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, लो इनपुट इम्पिडेंस नहीं होता है, ठीक है। ऑप एम्प के कुछ जो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने पढ़ा के रखे कोर्स के अंदर, यूट्यूब पे भी पढ़ा के रखे गए, ठीक है, तो वो आपको जरूर ध्यान देना होगा। देखिए मैं आपको क्या रिकमेंड करता हूँ, अगर आप यूट्यूब पे काफ़ी सारे सेशन भी आपको अच्छे तरीके से वॉच करके जाते हो, ठीक है, तो भी आपको काफ़ी सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। कोर्सेज को एनरोल किन लोगों को मैं रिकमेंड करता हूँ? जिन लोगों को पता होना चाहिए कि हमारे पास सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, एक ही जगह सारी चीज़ें मिल जाती है, तो इसलिए मैं आपको रिकमेंड करता हूँ। ऐसे ज़रूरी नहीं रहता कि सिर्फ आपको कोर्सेज से ही आपको सिलेक्शन मिलता है। अगर आप हमारे पास काफ़ी सारे सेशन भी देख लेते हो यूट्यूब पे, तो भी आप अच्छी तरीके से स्कोर अप कर सकते हो, ठीक है। बट होता क्या है कि आपका काफ़ी सारा जो समय सेशन को देखने के लिए चले जाते हैं यूट्यूब पे, अलग अलग कॉन्सेप्ट को अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटेड जगह हमने पढ़ा के रखा है, तो बेटर है कि आप एक ही जगह से सारी चीज़ें क्विक वे में कर सकते हो। क्लियर है? आउटपुट इम्पिडेंस जो है, ठीक है, वो लो होना चाहिए, और जो इनपुट इम्पिडेंस है, ठीक है, वो हमारा काफ़ी हाई होना चाहिए ऑपरेशनल एम्पलीफायर का। तो यहाँ पे लो इनपुट इम्पिडेंस बताया गया, तो ये हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया? न्यूमेरिकल है, काफ़ी सारे न्यूमेरिकल्स पूछे गए। देखिए 132 किलो वोल्ट ट्रांसमिशन लाइन है, जिसमें कुछ डेटा हमें पास बताया गया। वेट है कंडक्टर का 680 किलोग्राम पर किलोमीटर, स्पैन का लेंथ है 260 किलोमीटर का, अल्टीमेट स्ट्रेंथ है 3100 किलोग्राम की। तो हाइट क्या होनी चाहिए अबव द ग्राउंड, जहाँ पे कंडक्टर हमारा सपोर्ट होना चाहिए, कंसिडरिंग सेफ्टी फैक्टर एज अ 2 एंड ग्राउंड क्लियरेंस एज अ 10 मीटर्स, ठीक है। क्या कहा गया है? ये हमारे पास में 2 टावर्स है, ठीक है, यहाँ से हमारी ट्रांसमिशन लाइन, ठीक है, ये ग्राउंड हो गया, ओके। क्या कहा गया है कि वेट ऑफ द कंडक्टर बताया गया, लेंथ बताई गई है, ठीक है, लेंथ ऑफ द स्पैन, ये स्पैन की लेंथ है। आई चेंज द कलर, अभी वैल्यू जो है मैं दूसरे कलर से लिख लेता हूँ, ठीक है। 260 मीटर्स का यहाँ पे करेक्ट है, 260 मीटर स्पैन कर लें, ठीक है। ये सपोर्टिंग पॉइंट से होता है, पर ध्यान दीजिएगा यहाँ से यहाँ तक की होता है, ठीक है। और what is the height above the ground at which conductor should be supported considering safety factor as 2 and ground clearance is 10 meters। यहाँ से जो ground clearance है 10 मीटर्स का है, ओके। देखिए काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के मन में ये समझ में आता है कि सैग क्या होता है करके। सर व्हाट इज सैग? ये जो झुकाव दिया जाता है ये इंटेंशनल दिया जाता है, तो सैग कहाँ से कहाँ तक होता है? देखिए अब देखिए ग्राउंड क्लियरेंस तो हो गया, ग्राउंड क्लियरेंस तो ये हो गया 10 मीटर का, तो ये स्ट्रेट कंडक्टर यहाँ से यहाँ तक के, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक के जो लेंथ रहती है ये होती है हमारे पास में सैग, ये झुका होता है। अब देखिए होता क्या है कि गर्मियों के कंडीशन में हीट बढ़ जाती है, ठीक है, तो ये इसलिए जो हमारे पास में कंडक्टर जो फैल जाते हैं, क्योंकि मेटल का बना रहता है, तो इसका जो शेप है ये बढ़ जाता है, ठीक है। इस तरीके से देखिए मैं आपको बताता हूँ समर कंडीशन में क्या होता है, ठीक है। लेट्स कंसिडर दिस ब्लू कलर, राइट। समर कंडीशन में ये कुछ इस तरीके से हमारा देखने को मिलता है, ठीक है। और विंटर कंडीशन में लाइक लेट्स टेक दिस विंटर कंडीशन में, ठीक है। अब देखिए ठंडी होने के कारण, बरसात के मौसम या फिर ठंडी होने के कारण हमारा सिकुड़ जाता है मेटल, ठीक है, इसलिए हमारे पास में ये विंटर कंडीशन में ये कंडीशन होती है, और समर में हमारा ये स्ट्रेच और ये हमारा फैल जाता है, क्योंकि मेटल होने के कारण। ये बेसिक इनहेरेंट प्रॉपर्टी होती है। तो आपको समझ में आ गया कि ग्राउंड क्लियरेंस सैग और ये क्या होता है करके। अभी क्या पूछा गया है? हाइट अबव द ग्राउंड, जहाँ से हमारा कंडक्टर शुड सपोर्ट होना चाहिए, ये हमें क्वेश्चन में पूछा गया। फॉर्मूला भी पता होना चाहिए सैग का। क्या होता है सैग का फॉर्मूला? ठीक है, वो होता है हमारे पास WL² अपॉन 8T। फॉर्मूला लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन में आ सकता है, ठीक है। W मतलब क्या होता है? वेट, ठीक है। 680 किलोग्राम पर किलोमीटर है हमारे पास में, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे? 0.68, ठीक है। 0.68 मल्टीप्लाइड बाय लेंथ कितने हैं? 260 का होल स्क्वायर, ठीक है, ठीक है। 260 मीटर है, 260 का होल स्क्वायर आ जाएगा, डिवाइड बाय 8 इंटू T,
ठीक है। टी मतलब क्या है हमारे पास में, टी है हमारे पास में, इसको हम लिख लेते हैं वर्किंग टेंशन। अब देखिए इसको हमें निकालना होगा पहले। अब देखिए वर्किंग टेंशन को निकालने के लिए भी फॉर्मूला आता है, प्लीज नोट इट डाउन। वो होता है हमारे पास ये फॉर्मूला एज ए क्वेश्चन करके भी जेईई में पूछा जा सकता है, मेरी बात ध्यान दीजिएगा। वर्किंग टेंशन क्या होता है, ठीक है, अल्टीमेट स्ट्रेंथ डिवाइडेड बाय सेफ्टी फैक्टर। ओके, विच इज व्हाट, अल्टीमेट स्ट्रेंथ कितना है हमारे पास में 3100 डिवाइड बाय सेफ्टी फैक्टर इज व्हाट 2। ओके, तो 31 डिवाइड बाय 2 ये 1550 आ जाएगा। इसमें किलोग्राम वर्किंग टेंशन कितना है 1550 किलोग्राम का वर्किंग टेंशन है, ठीक है। यहाँ पे तो हम लोग यहाँ पे वैल्यू लिख लेते हैं 1550। इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद प्लीज़ सॉल्व करके आइएगा एक बारी, ठीक है, इसको प्लीज़ सॉल्व कीजिएगा। यहाँ पे कितना था 260 स्क्वायर, करेक्ट है। तो इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो सैक का वैल्यू आता है, ठीक है 3.07, ठीक है। इसका जो सैक का वैल्यू निकल के आता है 3.07 या फिर 3.70 से होना चाहिए 3.71 मीटर हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। ये तो आ गया सैक का वैल्यू। अगर आपको ये वैल्यू दिया गया ऑप्शन में, ठीक है, मान लो यहाँ पे ये ना देते हुए 3.7 मीटर दिया गया, ठीक है, तो आप इसको मार्क करके आ सकते हो, काफ़ी हाईली चांस है। तो ये गलतियाँ मत करके आना, एक बारी बताता हूँ। ये तो हो गया हमारे पास में क्या, ये तो आ गया हमारे पास में सैग, ठीक है। ये सैग, ये जो इतना डिस्टेंस आया, ठीक है, या ये कितना है हमारे पास गाइस, देखिएगा 3.71 मीटर्स, क्लियर है। 3.7 मीटर्स लिख लेते डायरेक्टली समझने के लिए, ओके। लेकिन अगर हम लोग देखते हैं, लेट्स चेंज द कलर वंस अगेन, टेक दिस ब्लू कलर, राइट। यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस आया हमारे पास में 3.7 मीटर, यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस आया हमारे पास में 10 मीटर। दोनों को जोड़ देंगे हम लोग, दोनों को जोड़ देंगे, ठीक है, 3.7 मीटर प्लस 10 मीटर, ठीक है। आंसर कितना आता है 13.7 मीटर। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा 13.7। इसी का मतलब क्या है कि यहाँ पे क्या पूछा गया, देखिए व्हाट इज द हाइट अबव द ग्राउंड, ठीक है। ये मैं सब एलिमिनेट कर देता हूँ, ये लो, सो दैट आपको एग्जैक्ट जो काम का है मैं समझा सकूँ। देखिएगा, व्हाट इज द हाइट अबव द ग्राउंड एट विच कंडक्टर शुड बी सपोर्टेड। हमारे जो कंडक्टर है वो 13.7 मीटर्स पे, ठीक है, इस पॉइंट से लेके, ठीक है, आपको दिखा दो, ये पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस होना चाहिए, ये होना चाहिए हमारा कितना 13.7 मीटर, ठीक है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। आई होप आपको काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिली होंगी। यहाँ से कुछ और आपको मैं क्वेश्चन भी बता देता हूँ कि क्या आपको पूछा थे, ठीक है। फॉर्मूला के ऊपर डायरेक्टली बन जाता है कि सैग कौन से फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है, वेट ऑफ द कंडक्टर, लेंथ ऑफ, ठीक है, वर्किंग टेंशन का फॉर्मूला कहते हैं अल्टीमेट स्ट्रेंथ डिवाइड बाय सेफ्टी फैक्टर। तो ये हमें निकालना रहता है, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि डायरेक्टली वर्किंग टेंशन आपने 3100 लिख लेना है, ठीक है, उसको डिवाइड करना रहता है। तो ये फैक्टर भी आपको क्वेश्चन बन के पूछे जा सकते हैं। क्लियर हो चुका, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है, ये सिंबल पूछा गया, ठीक है। ये जो सिंबल बताया गया इलेक्ट्रिकल वायरिंग में क्या है, ये हमारा रीवायरेबल फ्यूज है। अगर आपको सिंबल की फ्री पीडीएफ चाहिए होगी तो टेलीग्राम चैनल पे हमने अपलोड करके रखी है, ऐप के ऊपर भी अवेलेबल है। टेलीग्राम से डाउनलोड करके सारे सिंबल, उस सिंबल के ऊपर मैं आपको 100% एश्योरिटी देता हूँ, आपको और भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में कहीं पे भी वो क्वेश्चन नहीं बनते हैं, ठीक है। क्लियर हो चुका, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर आता है। जरूर पीडीएफ को डाउनलोड कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे पास में, व्हाट इज द यूज ऑफ स्पेशल टाइप ऑफ मेगर विद सम एडिशनल कंस्ट्रक्शनल फीचर सच एज रोटेटिंग करंट, रिवर्सर एंड रेक्टिफायर। हमें मेगर किसके लिए यूज होता है ये आपको पता होना चाहिए। मेगर हमारे इंसुलेशन रेजिस्टेंस या फिर हाई रेजिस्टेंस को टेस्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगर ऐसा हमारे पास मेगर है जिसके साथ एडिशनल कंस्ट्रक्शनल फीचर, जिसके अंदर हमारे पास रोटेटिंग करंट, रिवर्सर है और रेक्टिफायर है, तो उसका क्या स्पेशल टाइप है, ठीक है, व्हाट उसका यूज क्या है हमारे पास पूछा गया। तो उसके अंदर हम लोग अर्थ रेजिस्टेंस को भी मेजर कर सकते हैं। अगर ये रोटेटिंग करंट, रिवर्स और रेक्टिफायर उसके अंदर प्रेजेंट है, हम लोग इसका इस्तेमाल करके हम लोग अर्थ रेजिस्टेंस को भी मेजर कर सकते हैं। ओके, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर आ जाता है।
बढ़ते भी हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या करे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन अ रिलैक्सेशन ऑसिलेटर टू जनरेट सॉ टूथ वेवफॉर्म। ठीक है, तो यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल करते, काफ़ी पुराना क्वेश्चन है गाइस, 2016-17 में क्वेश्चन पूछा जाता था। ठीक है, हमने काफ़ी बार एग्जामिनेशन में देखा होगा। तो यूजेटी एज अ रिलैक्सेशन ऑसिलेटर करके इस्तेमाल किया जाता है। यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर हम लोग जिसको कहते हैं गाइस। ठीक है, इस तरीके से सिंबल होता है इसका। ठीक है, कौन से टर्मिनल होते हैं यूजेटी में, एमिटर रहता है B2 एंड B1 इस तरीके से। ओके, तो यूजेटी को एज अ रिलैक्सेशन ऑसिलेटर करके भी यूज़ किया जा सकता है और वो SCR को ट्रिगर करने के लिए काम में आता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द शेल टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर इज नॉट ट्रू। शेल टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर के जुड़े हुए 3-4 स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। शेल टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर में से इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है बोला गया। तो बहुत हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज वाइंडिंग सेंट्रल लिंब पर रहती है, क्या करेक्ट है। ठीक है, ये इस तरीके से होता है। ठीक है, शेल टाइप और कोर टाइप ट्रांसफार्मर आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज वाइंडिंग हमारे इसके अंदर एक ही इस पर रहती है, एक ही सेंट्रल लिंब पर रहती है। और लिंब और योक आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे क्या बताया गया, इसमें सिंगल मैग्नेटिक सर्किट कहा गया, लेकिन इसके अंदर 2 मैग्नेटिक सर्किट है, इसलिए इसका इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन बी। हाई वोल्टेज कॉइल जो है वो लो वोल्टेज कॉइल के बीच में बिटवीन प्लेस की जाती है, और कॉइल जो है वो मल्टी लेयर डिस्क टाइप और सैंडविच टाइप की कॉइल्स रहती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैंने इसमें से एक क्वेश्चन कवर कराया गया, ठीक है, एक टेबल और चार्ट कवर कराया है कोर्सेज के अंदर भी, जिसके अंदर शेल टाइप और कोर टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर का जो डिफरेंस है मैंने आपको पढ़ाया, जरूर उसको एक बार गो थ्रू करके, काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। ठीक है, क्वेश्चन का करेक्ट आंसर था हमारा ऑप्शन बी। बढ़ते हुए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर गाइस, क्वेश्चन क्या करे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पैसिव एलिमेंट। अब देखिए, पैसिव और एक्टिव एलिमेंट में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, जो एलिमेंट जो सप्लाई करते हैं एनर्जी को सर्किट में, उसको हम लोग कहते हैं एक्टिव एलिमेंट, और जो कंज्यूम करते हैं उसको हम लोग कहते हैं पैसिव एलिमेंट। अगर हम लोग पैसिव एलिमेंट की बात करते हैं तो जो करंट सोर्स हो गया वो सप्लाई करते थे, इसलिए एक्टिव सोर्स हो जाएगा। ठीक है, इंडक्टर और मॉसफेट, ठीक है, LED, ऐसे ऑप्शन आपको दिए गए। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, पैसिव एलिमेंट की अगर हम लोग बात करते हैं इसका करेक्ट आंसर आएगा हमारे पास ऑप्शन सी। सिंपली आपको पैसिव एलिमेंट में ध्यान रखना है रजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर, जो कि कंज्यूम करते हैं। ठीक है, करंट सोर्स, मॉसफेट और LED कहीं ना कहीं हम लोग कह सकते हैं कि एक एज अ सोर्स करके यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक कॉन्ट्राडिक्टरी ऑप्शन आपको LED भी ले सकता है। ठीक है, ये भी बात ध्यान दीजिएगा, इसलिए हम लोग उस क्वेश्चन को भी रिव्यू करेंगे, जरूर ध्यान दीजिएगा। ओके, तो जनरली एक्टिव एलिमेंट में डायोड भी इंक्लूड होता है, इसलिए हमारा LED भी यहाँ पे एक्सेप्शनल हो सकता है। ठीक है, लेकिन इसका करेक्ट आंसर था हमारा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ 2⁻n इज द नंबर ऑफ इनपुट लाइन्स in available multiplexer and 2⁻n capital N is the available number of input lines at a desired multiplexer, then how many individual multiplexer are required to construct the desired multiplexer circuit। क्या पूछा गया, अगर 2⁻n स्मॉल n हमारा नंबर ऑफ इनपुट लाइन्स है जो हमारे पास अवेलेबल मल्टीप्लेक्सर है, और 2⁻N ये हमारा नंबर ऑफ इनपुट लाइन्स है जो हमें डिजायर्ड है मल्टीप्लेक्सर, तो कितने इंडिविजुअल मल्टीप्लेक्सर रिक्वायर्ड रहेंगे, हमें क्वेश्चन में पूछा गया। सिंपल है, क्या हो जाएगा 2⁻n। ठीक है, ये हमारे पास डिजायर्ड है और कितना अवेलेबल है। ठीक है, 2⁻, ऐसा कि मतलब हो गया कि हमारे पास एक पर्टिकुलर, हम लोग बेसिकली रेशियो ही निकाल रहे, इसका मतलब ये है। ठीक है, अब देखिए 2⁻N माइनस डिवाइड बाई 2⁻n। ठीक है, हम लोग कॉन्सेप्ट ऑफ पावर्स का इस्तेमाल करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 2⁻n माइनस n स्मॉल n। ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर रहेगा। अब किसने देखा होगा a⁻b इंटू a⁻c, तो क्या होता है हमारे पास में, अगर हम देखिए डायरेक्टली लिख कर देता हूँ, 2 हमारे पास में 4 है, मल्टीप्लाइड बाय 2⁻5 है। ठीक है, तो हम लोग मल्टीप्लिकेशन है इसका क्या करते हैं, एडिशन करते हैं, क्या होगा 2⁻4 + 5 इस तरीके से। ठीक है, लेकिन जो डिवीजन की प्रॉपर्टीज होती है यहाँ पे हमारा माइनस होता है। करेक्ट आंसर निकल के आएगा हमारे पास ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट पर्टेनिंग टू नेटवर्क थ्योरम इज नॉट ट्रू। नेटवर्क थ्योरम से जुड़े गए स्टेटमेंट दिए गए 4, उसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है करेक्ट नहीं है बोला गया। पहला गया, नॉन लीनियर सर्किट डू नॉट फॉलो द लॉ ऑफ सुपरपोजिशन। ठीक है, ये हमारे पास में स्टेटमेंट बचा गया। सो यहाँ पे डू नॉट नहीं, डू फॉलो गया। ठीक है, अगर डू फॉलो है ना तो यहाँ पे गलत हो जाएगा। नॉन लीनियर सर्किट डू फॉलो द लॉ ऑफ सुपरपोजिशन। ध्यान रखना होगा, सुपरपोजिशन थ्योरम सिर्फ लीनियर के लिए एप्लीकेबल होती है, यहाँ पे डू नॉट अगर रहता तो हमारा स्टेटमेंट करेक्ट हो रहा है, लेकिन अगर हमारे पास डू फॉलो गया तो हमारा पहले ही स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, द ऑपरेशन ऑफ बाइस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर इज आइडेंटिकल टू दैट ऑफ अ डैश। बाइस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर का जो ऑपरेशन है
वो किसके जैसा रहता है? इट इज आइडेंटिकल टू दैट ऑफ फ्लिप फ्लॉप। फ्लिप फ्लॉप जैसा ऑपरेशन रहता है बाइस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर का, ठीक है। फ्लिप फ्लॉप क्या है कि हमारे ये सिंक्रोनस बाइस्टेबल डिवाइसेज है जिसको हम लोग बाइस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर भी कहते हैं, ठीक है। अलग अलग फ्लिप फ्लॉप के टाइप्स पता होने चाहिए, डी हो गया, जेके और एसआर फ्लिप फ्लॉप भी आता है, ठीक है। क्लियर है? ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में आता है, in an AC traction system, the return current which flows from the locomotive to the track soon leaks the ground wire within a short distance and returns to the substation through the earth. This ground current causes heavy interference with the communication line. How it is minimized? ठीक है, तो अगर हम लोग इसको मिनिमाइज करना चाहते हैं तो बूस्टर ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल करते हैं यहाँ पे। क्लियर है? ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। सिंपल स्टेटमेंट और आंसर यहाँ पे पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या निकल के आ रहा है हमारे पास में, टूज कॉम्प्लीमेंट निकालना है, ठीक है। 9 का -9 का बोला गया, ठीक है। -9 का टूज कॉम्प्लीमेंट निकालना है, ठीक है। तो देखिए सिंपल है गाइस, सबसे पहले तो इसका बाइनरी निकालेंगे, ठीक है। ये 9 का हमारा बाइनरी क्या होता है गाइस? 1001, ठीक है, 1001, ठीक है। 2 raised to power 0, 2 raised to power 1, 2 raised to power 2, 2 raised to power 3, 2 raised to power 3 मतलब हो गया 8 और यहाँ पे आ जाएगा 1, 8 + 1 9। सिंपल है, क्लियर हो चुका है। ये आ गया हमारे पास इसका बाइनरी नंबर 2। इसके अंदर हम लोग इसका वंस कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं, ठीक है। इसके अंदर हम लोग वंस कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं। वंस कॉम्प्लीमेंट निकालना किस तरीके से? काफ़ी आसान है, ठीक है। 0 को 1 और 1 को 0 कर देना। अभी यहाँ पे क्या हो जाएगा? 0 1 1 0, ठीक है। ये आ गया हमारे पास वंस कॉम्प्लीमेंट, ओके। इसका टूज कॉम्प्लीमेंट निकालना होगा तो क्या हम लोग इसके अंदर 1 जोड़ देंगे, ठीक है। यहाँ पे 1 जोड़ देंगे तो 0 + 1 1, यहाँ पे आ जाएगा 1 1 0, ठीक है। ये हो गया, इसलिए इसका करेक्ट आंसर आएगा। जहाँ पे देखिए सबसे एंड में क्या रहेगा हमारे पास में? 0 1 1 रहेगा, ठीक है। तो ये 0 1 1 ऑप्शन सी में हमारे पास गिरे, ठीक है। ऑप्शन सी में हमारे पास गिवन है। अभी आप यहाँ पे देख रहे होंगे, यहाँ पे 1 1 1 1 दिखाया गया एक्स्ट्रा का, ठीक है। 8 बिट नोटेशन के लिए अगर हम लोग 4 बार भी लिखते हैं MSB के पहले, ठीक है, तो ये कोई भी टूज कॉम्प्लीमेंट को अफेक्ट नहीं करता है, ठीक है। टूज कॉम्प्लीमेंट को अफेक्ट नहीं करता है। तो जो टूज कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा -9 का, ठीक है, 8 बिट नोटेशन में, तो ये आ जाएगा 111 और ये 0। इसका कोई भी इफेक्ट नहीं होता है इसका टूज कॉम्प्लीमेंट में, इसलिए इसका करेक्ट आंसर आ गया। सबसे एंड के आपको नंबर देखना है, थोड़ा सा आपको ट्रिकी ऐसे घुमा फिरा के क्वेश्चन भी पूछे गए थे, ठीक है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट SF6 सर्किट ब्रेकर? SF6 का फुल फॉर्म क्या होता है? सल्फर हेक्साफ्लोराइड सर्किट ब्रेकर, वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट सर्किट ब्रेकर है हमारे स्विच गियर प्रोटेक्शन का। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट नहीं है करेक्ट? पहला स्टेटमेंट है SF6 गैस इज अ लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। SF6 गैस का ये प्रॉपर्टी क्या कह रहा है कि लो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा गाइस, यही हमारा स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। एक बार मैं आपको जो SF6 गैस की जो प्रॉपर्टीज होती है रिवाइज करके जाने के लिए रिकमेंड करूंगा, जरूर एक बार गो थ्रू करके जाएगा, ओके। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अरेंज द सोर्स ऑफ लाइट्स अकॉर्डिंग टू द ब्राइटनेस इन कैंडल पर स्क्वायर इंचेस इन असेंडिंग ऑर्डर। यहाँ पे लाइट्स दिए गए और उसके ब्राइटनेस के अकॉर्डिंगली उस देखिए कैंडल पर स्क्वायर इंचेस के यूनिट के साथ हमारे पास जो उसकी ब्राइटनेस होती है असेंडिंग ऑर्डर में हमें लगानी गई, ठीक है। ये हमें क्वेश्चन में पूछा गया। अभी यहाँ पे भी घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास? ऑप्शन सी, पहले फ्लोरेसेंट लैंप आएगा 40 वाट डे लाइट का, देन हमारे पास वैक्यूम लैम्प फिलामेंट आएगा, देन क्लियर गैस फिल्ड लैम्प आएगा 500 वाट का, देन हमारे पास में आएगा आर्क लैम्प का, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर में हमारा करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा, ओके। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर आ जाता है गाइस। सो बढ़ते हुए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या करे, अ 10 मिली एम्पियर मीटर जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस है 50 ओम्स, इसको कन्वर्ट करना है हमें 0 to 400 मिली एम्पियर एमीटर के साथ में। तो शंट रेजिस्टेंस क्या रहेगा? अभी आपको पता होना चाहिए, अगर एमीटर की रेंज एक्सटेंड करनी होगी तो हम लोग लो वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस उसके पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? शंट, ठीक है। लो वैल्यू रेजिस्टेंस हम लोग उसके पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। अगर ये मान लो यहाँ पे हमारे पास 0 to 10 मिली एम्पियर का मीटर है, ठीक है, मिली एम्पियर का मीटर है, लेकिन हमें उसकी रेंज जो है हमें उसी से 0 to 400 तक नापना है, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग क्या है, उसके लो वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस उसके पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर हमारे पास वोल्ट मीटर है, लेट्स चेंज द कलर, ठीक है, वोल्ट मीटर है, तो उसके हम लोग क्या करते हैं, सीरीज में जो है एक मल्टीप्लायर जोड़ देते हैं, ठीक है, ओके, जिसको हम लोग देखिए सीरीज में एक रेजिस्टेंस जोड़ लेते हैं जिसको हम लोग कहते हैं मल्टीप्लायर, जिसका वैल्यू है हमारा हाई वैल्यू रहता है,
दोनों भी क्वेश्चन एग्जामिनेशन में बन सकते हैं, जरूर ध्यान दीजिएगा। क्लियर हो चुका। अभी हम लोग इस क्वेश्चन को और मूव ऑन करते हैं, देखते बढ़ते हैं हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास में जो शंट रेजिस्टेंस का एक मल्टीप्लाइंग फैक्टर हमें निकालना पड़ेगा m, ठीक है, जिसका वैल्यू कहता है I/m। ओके, I क्या है हमारे पास में, रिक्वायर्ड है। ठीक है, 400 तक फुल स्केल करंट हमारे पास आ जाएगा, 400 मिली एम्पियर डिवाइड बाई IM। मीटर का जो हमारे पास करंट है वो हमारे पास 10 मिली एम्पियर। वैल्यू कितना आ जाएगा, 40। ये आ गया हमारे पास m का वैल्यू। क्लियर है। देन RSH का वैल्यू कितना आ जाएगा, ये हो गया हमारे पास में RSH। लेट्स चेंज द कलर सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। ओके, RSH का वैल्यू आ जाएगा, जिसको हम लोग शंट रेजिस्टेंस करते हैं, जिसका वैल्यू क्या रहता है, लो वैल्यू रेजिस्टेंस रहता है, पैरेलल में जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है, जिसके कारण हम लोग एमीटर की जो रेंज एक्सटेंड कर सकते हैं। ठीक है, RSH का फॉर्मूला क्या रहेगा, RM डिवाइड बाय m-1। ओके, वैल्यू क्या रहेगा हमारे पास में RSH का। देन RM का क्या है, मीटर रेजिस्टेंस है 50 ओम का, डिवाइड बाय m का वैल्यू कितना निकल गया हमारे पास 40-1। ओके, 40-1 39। तो अब देखिएगा इसका जो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है, ठीक है, किस तरीके से निकाला जा सकता है। ठीक है, ये हमारे पास 2 और ये 1.95 तो एलिमिनेट ही हो जाएगा। क्यों मैं आपको कह रहा हूँ 50 डिवाइड बाय 39, इसका मतलब क्या है कि 50, देखो 39 इंटू 2 अगर हम लोग करते हैं, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 78। ठीक है, तो 78 से काफ़ी दूर है, तो इसलिए 2 और 1.95 तो एलिमिनेट ही हो जाएगा। ठीक है, तो 39 अगर 50 को हम लोग डिवाइड करें 39 से, तो अराउंड इसके से करेक्ट आंसर 1.25 या फिर 1.28 आना है, तो इसको आपको फर्दर सॉल्व करना ही होगा। करेक्ट आंसर इसका आता है 1.28, जरूर सॉल्व करके देखिएगा। ठीक है, ओके, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। बढ़ते हुए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या कह रहा है क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू द स्टार डेल्टा कनेक्शन इज नॉट ट्रू। काफी सारे क्वेश्चन नॉट ट्रू वाले हैं गाइस। देखिएगा, स्टार डेल्टा कनेक्शन से जुड़े हुए स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। ओके, और स्टेटमेंट हम लोग पहले पढ़ लेते हैं। स्टार कनेक्टेड अल्टरनेटर विल रिक्वायर ग्रेटर नंबर ऑफ टर्न्स दैन अ डेल्टा कनेक्टेड अल्टरनेटर फॉर द सेम लाइन वोल्टेज। ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा गाइस, मैं आपको कह देता हूँ। ठीक है, जो बेसिकली जो नंबर ऑफ टर्न्स है डिपेंड करते हैं हमारे वोल्टेज अक्रॉस वाइंडिंग और फेजेस के ऊपर। ठीक है, स्टार कनेक्शन में जो फेज है, ठीक है, फेज वोल्टेज है, ये हमारा कम रहता है लाइन वोल्टेज से। ठीक है, इसलिए लेस नंबर ऑफ टर्न्स हमारे पास रिक्वायर्ड रहेंगे स्टार कनेक्शन में। ओके, यहाँ पे बताया गया ग्रेटर नंबर ऑफ टर्न्स कह रहती है, हमारा स्टेटमेंट पहले ही गलत आ जाएगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। और अगर आप यहाँ तक आप हमारे चैनल को देख रहे हो गाइस और अगर आपको सेशन पसंद आ रहा है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मगर मत जाइएगा। काफ़ी सारा वैल्यूएबल टाइम हम लोग इसके अंदर स्पेंड करते हैं, सो दैट आपको इसी तरीके से इंटरेक्टिव सेशन हम लोग टाइमली प्रोवाइड कर सके। क्लियर है। बढ़ते हुए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट द प्रोप्राइटरशिप एंटरप्राइजेस। ठीक है, प्रोप्राइटरशिप एंटरप्राइजेस के से जुड़े हुए हमारे पास में यहाँ पे स्टेटमेंट इसमें से कौन सा करेक्ट नहीं होगा। स्टेटमेंट करेक्ट है हमारा ऑप्शन ए, जो कि इनकरेक्ट है, नॉट ट्रू बोला गया। प्रोप्राइटरशिप एंटरप्राइजेस आर रन बाय इंडिविजुअल बिजनेसमैन एंड द कैपिटल इज कलेक्टेड फ्रॉम द प्राइवेट पार्टनर। प्राइवेट पार्टनर से पैसा जोड़ा जाता है, पैसा लिया जाता है और ये रन किया जाता है इंडिविजुअल बिजनेसमैन के द्वारा। ठीक है, जो वही हमारा स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो प्रोप्राइटरशिप एंटरप्राइजेस है डेफिनेशन के करो जा रहे तो वो एक ओन किया जाता है एक सिंगल पर्सन के द्वारा। ठीक है, और इसमें कोई भी प्राइवेट पार्टनर्स नहीं रहते हैं। ठीक है, और जो कैपिटल आता है प्रोपराइटर के खुद के रिसोर्सेज से आता है, बोरोइंग से आता है। ठीक है, कोई पार्टनर से नहीं आता है। प्रोपराइटर हम लोग क्यों कहते हैं, कोई भी शॉप का नाम देखोगे प्रोपराइटरशिप। ठीक है, इसका मतलब कि क्या है, एक ही ओनर उसको रन कर रहा है। ठीक है, उसके अंदर कोई मल्टीपल पार्टनर्स नहीं है। क्लियर है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है, फाइंड द वोल्टेज ड्रॉप ड्यूरिंग द ऑन मोड ऑफ द स्विच इन SMPS स्विच्ड ऑन मोड पावर सप्लाई। ठीक है, SMPS में क्या होता है, ऑन मोड में कितना पावर सप्लाई होता है, वोल्टेज ड्रॉप होता है, यह हमें क्वेश्चन में पूछा गया। निग्लिजिबल होता है, ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। SMPS का फुल फॉर्म क्या होता है, स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। हमारे पास में पहले हम लोग ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसको हम लोग एलिमिनेटर कहते थे एक DC वोल्टेज को प्राप्त करने के लिए। अभी हमारे पास में जो है काफ़ी एडवांस हो चुका है, SMPS बेस्ड पावर सप्लाई आ चुके हैं, जो कि हमारे पास में AC टू DC काम कन्वर्ट करने का काम करते हैं विथ वेरिएबल आउटपुट वोल्टेजेस। अलग अलग DC आउटपुट वोल्टेजेस हम लोग प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसका सबसे बड़ा अगर हम लोग को एग्जांपल बताओ तो आपको CPU में इसका इस्तेमाल किया जाता है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, कंप्यूटर जो रहता है आपका डेस्कटॉप, उसके अंदर SMPS का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अंदर हमारे पास +12 वोल्ट, -12 वोल्ट, ठीक है, +9 वोल्ट, -9 वोल्ट, +5 वोल्ट, -5 वोल्ट, इस तरीके से वोल्टेज सोर्स अलग अलग हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका ऑन मोड में जो हमारे पास में वोल्टेज ड्रॉप रहता है वो निग्लिजिबल रहता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है,
बढ़ते हुए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ग्रे कोड इक्विवेलेंट पूछा गया है बाइनरी नंबर 4x1 का। देखिए क्वेश्चन क्या करें, फाइंड द ग्रे कोड इक्विवेलेंट ऑफ अ बाइनरी नंबर 4x1। देखिएगा काफ़ी सिंपल है, ठीक है। अगर हम लोग इसको सॉल्व भी करते हैं, ठीक है, क्या हो जाएगा, 4x1 है 1 1 1 1। इसके लिए हमें क्या करना का, ठीक है, कन्वर्जन जो पूछा गया है हमें ग्रे कोड निकालना है। ग्रे कोड निकालना है किससे, बाइनरी से, ठीक है। बाइनरी टू हमें ग्रे कोड निकालना होगा, तो हम लोग इसको एक्सओर करते हुए चलेंगे, ठीक है, एक्सओर करते हुए चलेंगे इस तरीके से। ओके, अब देखिए एक्सओर का आपको ट्रूथ टेबल भी पता होना चाहिए, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्लियर है। एक्सओर की कंडीशन में क्या होता है, अगर हमारे पास दो इनपुट है 0 0 0 1 1 0 1 1, तो हमें आउटपुट कब देखने को मिलता है, ठीक है। आउटपुट हमें तभी देखने को मिलता है जब दोनों में से कोई भी एक तो भी हमारा हाई होना चाहिए, बट दोनों नहीं। दोनों अगर 0 होते तो भी हमारे पास 0 आता है, ठीक है। लेकिन अगर हमारे पास दोनों में से एक कोई भी हमारा हाई है 1 है, तो हमारा आउटपुट 1 आता है, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान में रखना होगा। तो हमारा ये जो फर्स्ट डिजिट है हम लोग यहाँ पे एज इट इज ऐसा लिख लेते हैं 1, ठीक है। देन 1 एक्सओर विथ 1 क्या आ जाएगा हमारे पास 0, ठीक है। देन फिर से 1 एक्सओर विथ 1 0, फिर से 1 एक्सओर विथ 1 कितना आ जाएगा हमारे पास में 0। ऑप्शन क्या निकल गया, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। इस तरीके से हम लोग क्या पूछा गया था, देखिए ग्रे कोड निकाला, दैट मीन्स बाइनरी टू ग्रे कोड के लिए था, ठीक है। बाइनरी टू ग्रे कोड के लिए था। लेकिन अगर हमारे पास में ग्रे टू बाइनरी रहता, ठीक है, तो हम लोग के जिगजैग पैटर्न यूज़ करते हैं इसमें, ठीक है। इस तरीके से लाइक मैं आपको कलर चेंज कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हम लोग 1 को तो लिख लेते हैं यहाँ पे एज इट इज, देन हम लोग इसको यहाँ पे इसके साथ ये करते हैं, देन हमारा जो रिजल्ट है यहाँ पे हम लोग लिखते हैं, फिर यहाँ पे रिजल्ट हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, फिर इसको हम लोग एक्सओर करते हैं इसके साथ, देन हमारा रिजल्ट यहाँ पे आता है, ठीक है। अगर यहाँ पे बाइनरी टू ग्रे पूछा गया, देखिए यहाँ पे बाइनरी नंबर दिया गया ऑलरेडी, ठीक है, ये 4x1 है, इससे हमें ग्रे कोड निकालना था, तो ये आ गया हमारे पास में ग्रे कोड 1 0 1 0 0, ठीक है। तो अगर आपको बाइनरी टू ग्रे बोला गया तो इस तरीके से आएगा, ऊपर से ऊपर मल्टीप्लिकेशन होता है, ऑरिंग एक्सऑरिंग होता है, ठीक है। अगर ग्रे टू बाइनरी है तो हमारे पास जिगजैग हमें करना पड़ेगा, ठीक है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर आ जाता है, जरूर ध्यान दीजिएगा, एक सिंपल सा क्वेश्चन ऐसा बन सकता है। क्लियर है। बढ़ते हुए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे पास में, विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट द क्रिटिकल पाथ मेथड। सीपीएम के बारे में हमें इसमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है पूछा गया, ठीक है। तो करेक्ट आंसर आ जाएगा हमारे पास में ऑप्शन डी, सीपीएम इज सुटेबल फॉर नॉन रिपीटेटिव प्रोजेक्ट। ये करेक्ट नहीं होगा, ठीक है। सीपीएम क्या है, ठीक है, इट इज अ क्रिटिकल पाथ मेथड, ये एक्टिविटी ओरिएंटेड है गाइस, ओके। और जनरली कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स के लिए जो है यूज़ किया जाता है क्रिटिकल पाथ मेथड, और ये सुटेबल नहीं है नॉन रिपीटेटिव, इट इज़ सुटेबल फॉर नॉन रिपीटेटिव प्रोजेक्ट ऐसा बताया गया है, ठीक है, जो कि इनकरेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। सो बढ़ते हुए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर गाइस। क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे पास, which of the following transistor have a near zero power dissipation and has a very low voltage and current requirement। इसमें से कौन से ट्रांजिस्टर का नियर जीरो पावर डिसिपेशन है, सबसे कम पावर डिसिपेशन है और लो वोल्टेज और करंट रिक्वायरमेंट है, तो आता है हमारे पास सी मॉसफेट। करेक्ट आंसर आ जाएगा हमारे पास में ऑप्शन ए सी मॉसफेट। जेफेट, बीजेटी और यूजेटी इसमें से एलिमिनेट हो सकते हैं। काफ़ी बार हम लोग ऑप्शन को एलिमिनेट करके भी करेक्ट आंसर मार्कअप कर सकते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द स्पेशल प्रॉपर्टी ऑफ म्यूटेम्प, ठीक है, व्हेन यूज्ड एज अ शंट ऑन द ब्रेक मैग्नेट इन द एनर्जी मीटर। अभी आपको लग रहा होगा कि फर्स्ट टाइम इसको सुन रहे होगे, डेफिनेटली गाइस ध्यान दीजिएगा, मैं आपको बताना चाहता हूँ ये म्यूटेम्प की जो प्रॉपर्टी है, जब हम लोग एज अ शंट करके यूज़ करते हैं ब्रेक मैग्नेट में एनर्जी मीटर में, तो उसके कारण हमारा जो परमेबिलिटी जो डिक्रीज हो जाता है, और उसके कारण अगर हमारा टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो उसके कारण हमारा परमेबिलिटी डिक्रीज हो जाता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ये ध्यान दीजिएगा। ये थोड़ा सा यूनिक क्वेश्चन है, नॉट नेसेसरीली इस बार भी आपको पूछा जाएगा, एक बार बस ओवरलुक करके जाइएगा। इट इज़ अ काइंड ऑफ अ लो क्यूरी टेम्परेचर अलॉय, ठीक है, कि हमारा लो क्यूरी टेम्परेचर अलॉय है। इट्स आउटस्टैंडिंग कैरेक्टरिस्टिक्स बिलो द क्यूरी टेम्परेचर मैग्नेटिक इंडक्शन इंटेंसिटी डिक्रीजेस शार्पली विद टेम्परेचर राइज। इसके कारण क्या होता है, क्यूरी टेम्परेचर के नीचे जो मैग्नेटिक इंडक्शन इंटेंसिटी है वो हमारी कम हो जाती है अगर हमारा टेम्परेचर बढ़ जाता है तो, ठीक है। एंड इट इज़ ऑलमोस्ट लीनियर एंड इट इज़ ऑलमोस्ट अ लीनियर रिलेशनशिप, ठीक है। लीनियर रिलेशनशिप के साथ में ये हमारा शार्पली चेंज होता है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, डिक्रीज इन अ परमेबिलिटी विद इंक्रीज इन अ टेम्परेचर। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सीधा सीधा पूछा गया था, कॉपर प्लेट जो यूज़ करते हैं प्लेट अर्थिंग के लिए, उसका डायमेंशन क्या होना चाहिए, 60 mm बाय 60 mm बाय 3.18 mm होना चाहिए। क्लियर है, ठीक है। कॉपर प्लेट के लिए
ओके, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। अगर हमारे पास में गैल्वेनाइज आयन है तो यहाँ पे आप 3.8 की जगह 6 mm ये ध्यान रख सकते हैं, दोनों भी क्वेश्चन बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज रेंज ऑफ वोल्टेज ट्रांसमिशन फॉर विच अ स्क्रीन केबल इज यूज। स्क्रीन केबल का वोल्टेज रेंज है, मैंने कोर्स के अंदर भी कवर करके रखा है, हालांकि इसके सेशन के पहले हमारा कोर्स कंप्लीट हो चुका है। ओके, उसके अंदर हम लोग एमसीक्यू सेट भी कवर करने वाले, तो ये क्वेश्चन हमने उसके अंदर इंपॉर्टेंट है, जरूर जाके देखिएगा, ये क्वेश्चन डाल रखा है इसका टेबल भी। ठीक है, तो स्क्रीन केबल का जो वोल्टेज रेंज है 22 kV से लेके 66 kV तक रहता है। ठीक है, 22 किलोवोल्ट से लेके 66 किलोवोल्ट के रेंज में हमारा स्क्रीन केबल का वोल्टेज रेंज रहता है। ओके, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द कन्वर्टर इन द गिवन फिगर। अब देखिए कन्वर्टर को पहचानने के लिए मैं आपको बता देता हूँ, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जो आपके जो स्विचेस है, ठीक है, इसको आइडेंटिफाई करते आना चाहिए। अगर ये हमारे पास में डायोड होता है, ठीक है, या फिर देखिए ये जो होता है हमारे पास में बेसिक डायोड होता है, जो आज हम लोग उसको रेक्टिफिकेशन के लिए, कन्वर्जन के लिए यूज़ करते हैं। यहाँ पे अगर गेट लग गया, इसका मतलब क्या होता है, कंट्रोल्ड है। अगर यहाँ पे गेट नहीं है तो ये हमारा आता है अनकंट्रोल्ड। ठीक है, अगर यहाँ पे गेट प्रेजेंट हो गया, ठीक है, गेट सिग्नल, जिसके कारण हम लोग फायरिंग, एक देखिए एक पल्स प्रोवाइड कर सकते हैं, गेट पल्स, जिसके कारण हम लोग इसको ऑन या फिर ऑन कर सकते हैं। ठीक है, ऑफ तो नहीं होता है हालांकि इससे यार, ठीक है, विद डायरेक्टली गेट पल्स, ठीक है, वो जीटीओ होता है हमारा, ठीक है, लेकिन गेट पल्स से हम लोग इसको कंट्रोल ऑफ ऑन कर सकते हैं। ठीक है, अल्फा फायरिंग एंगल जो रहता है हमारे पास में, अल्फा एक सर्टन डिग्री के बाद हम लोग इसको एक्टिवेट कर सकते हैं। ठीक है, एक्टिवेट कर सकते हैं, ओके, शुरुआत कर सकते हैं। तो ये जो अल्फा रहता है फायरिंग एंगल, ये हमारा किसके ऊपर डिपेंड करता है, गेट के ऊपर। गेट पल्स हम लोग कब प्रोवाइड करते हैं, तो यहाँ पे अगर आपको चारों भी थायरिस्टर देख रहे हैं, ठीक है, चारों भी थायरिस्टर जिसके साथ गेट है अवेलेबल है, तो ये होता है फुल्ली कंट्रोल्ड। ठीक है, इस तरीके से ध्यान दीजिएगा। करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, सिंगल फेज है हमारा, 3 फेज का तो आंसर होगा ही नहीं इसमें। ठीक है, 3 फेज नहीं है, इट इज अ सिंगल फेज फुल कन्वर्टर। ठीक है, ये ड्यूअल कन्वर्टर नहीं है, ध्यान दीजिएगा। ओके, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर रहता है। ठीक है, ड्यूअल कन्वर्टर अलग रहता है, जिसके अंदर एक बेसिक रिएक्टर भी रहता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ओके, यहाँ पे लोड रहता है। सिमिलर कन्वर्टर 1 और कन्वर्टर 2 रहते हैं, जिसके अंदर ड्यूअल कन्वर्टर कहते हैं। फुल कन्वर्टर क्यों कहा हमने, ठीक है, क्योंकि अंदर इसमें कंट्रोल्ड सारे के सारे जो थायरिस्टर्स है ये कंट्रोल्ड है। ओके, ऑप्शन स्विचेस जो है हम लोग जो कंट्रोल्ड है, हम लोग ऐसा कह सकते हैं। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर रहता है। जनरली कन्वर्टर क्यों कहा जाता है मैं आपको बता दूँ, रेक्टिफायर और इन्वर्टर का इनका कॉम्बिनेशन होता है कन्वर्टर, वो दोनों भी कर सकते हैं, रेक्टिफिकेशन एज वेल एज इन्वर्जन, इसलिए इसको जनरली कन्वर्टर कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड एसी ब्रिज फॉर द मेजरमेंट ऑफ अननोन कैपेसिटेंस, डाइलेक्ट्रिक लॉस एंड पावर फैक्टर। अननोन कैपेसिटेंस, डाइलेक्ट्रिक लॉस और पावर फैक्टर को मेजरमेंट के लिए शेयरिंग ब्रिज का इस्तेमाल किया जाता है। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक टेबल देके रखा है, उस टेबल से एक क्वेश्चन अगर यहाँ से आपको ब्रिजेस के ऊपर बनता है तो वहाँ पे आपको क्लियरली एक क्वेश्चन मिल जाएगा। कोर्सेज के अंदर हमारे मेजरमेंट के सेशन के अंदर यूट्यूब पे हर जगह मैंने पढ़ा के रखा है, उसको जरूर गो थ्रू करके जाइएगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर रहता है। किसी भी स्टूडेंट्स को कहीं पे भी दिक्कत जा रही होगी तो प्लीज़ हमसे कम्युनिकेट करके, कमेंट बॉक्स में कम्युनिकेट करके, कोर्स से जुड़े हो तो आप हमसे पर्सनली मैसेज करके पूछ सकते हो गाइस। एग्जामिनेशन को अच्छी तरीके से सीरियसली होकर देना है, और कोई भी एग्जामिनेशन में क्वेरीज आती है तो उसके पहले आपको सॉल्व हो जानी चाहिए। ठीक है, तो फील फ्री टू कम्युनिकेट विद अस। ठीक है, कोई भी चिंता होती है तो आप मुझसे कम्युनिकेट कर सकते हो, बता सकते हो। ठीक है, क्लियर है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, व्हाट इज अ नॉर्मल ओपन सर्किट वेल्डिंग वोल्टेज फॉर अ ट्रांसफार्मर यूज्ड इन अ वेल्डिंग बाय एसी पावर। एसी पावर का यूज करके जो वेल्डिंग ट्रांसफार्मर में हम लोग वोल्टेज यूज करते हैं, ठीक है, उसका नॉर्मल ओपन सर्किट वेल्डिंग वोल्टेज कितना होता है हमें पूछा गया, तो 50 से 90 वोल्ट ही रहता है, काफी कम रहता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द प्रिसीजन ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट दैट मेजर्स अ नोन वोल्टेज ऑफ 100 वोल्ट। 5 रीडिंग लिए गए, 104, 103, 105, 103 और 105 की। ठीक है, तो इसका प्रिसीजन कितना होगा। ठीक है, तो ये हमें पूछा गया। अब देखिएगा प्रिसीजन क्या है, ये मेजर है रिप्रोड्यूसिबिलिटी का, मेजरमेंट्स का। ठीक है, मतलब एक फिक्स्ड वैल्यू ऑफ क्वालिटी में हमें कितने तरीके से हमारे पास में रीडिंग्स आ रहे हैं। ठीक है, प्रिसाइज का मतलब क्या होता है, कितना क्लियरली और शार्पली वो दिया जा रहा है। ओके, एक्यूरेसी भी उसका कोई भी असर नहीं होता हालांकि। ठीक है, जिसका मीन वैल्यू निकाल लेते सबसे पहले हम लोग। मीन वैल्यू क्या आ जाएगा हमारे पास में, 104, 103 प्लस 105 प्लस 103 प्लस 105 डिवाइडेड बाय 3 विच इज इक्वल्स टू 104 एम्पियर। ठीक है, कितना आया, 104 एम्पियर। अब देखिए 104 एम्पियर आया तो हमें क्या पूछा गया, प्रिसाइज। ठीक है, तो जो डेविएशन हो रहा है, ठीक है, प्लस माइनस 1 एम्पियर का। ओके,
जब पे डिवाइडेड 5 चाहिए था तब जाके इसका 104 आंसर आता है, गलती से 3 लिख लिया था। यहाँ पे जो वैल्यूज़ जो बताई गई है 104, 103, 105, ठीक है, 103 एंड 105, ठीक है, मतलब 104, 103, 105, इससे जो मीन वैल्यू से जो डेविएशन आ रहा है वो कितना आ रहा है हमारे पास में गाइस, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, आ रहा है हमारे पास 1 एम्पियर का, ठीक है। जो प्रिसीजन होगा ये ±1% होगा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन द क्रिटिकल रेजिस्टेंस ऑफ अ डीसी जनरेटर। डीसी जनरेटर का क्रिटिकल रेजिस्टेंस डिफाइन करने के लिए बोला गया, ठीक है। तो ये होता है इट इज अ हाईएस्ट वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ अ शंट फील्ड सर्किट विथ विच अ डीसी जनरेटर कैन बिल्ड अप इट्स वोल्टेज। एक हाईएस्ट वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस है जहाँ पे एक शंट फील्ड सर्किट का हाईएस्ट वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस है जहाँ पे हमारा डीसी जनरेटर वोल्टेज को बिल्डअप कर सकता है उसके, ठीक है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर आता है, ये होता है बेसिक डेफिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ एडिशन फॉर अ स्ट्रेट डीसी लोकोमोटिव। स्ट्रेट डीसी लोकोमोटिव का कोएफिशिएंट ऑफ एडिशन पूछा गया है तो 27% होता है, ठीक है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर रहता है। इस बार कहीं भी हमारे पास में इतना डिटेल में सिलेबस में बताया नहीं गया, हालांकि हमारे पास सेशंस अवेलेबल है ट्रैक्शन के, अगर आपको चाहिए होगा तो वो भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर अ डायोड सैचुरेशन करंट I0। नीचे दिए गए स्टेटमेंट में से कौन सा डायोड सैचुरेशन करंट I0 से स्टेटमेंट जो है करेक्ट नहीं है, उससे जुड़ा हुआ स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन सी, I0 कैन बी viewed एज अ ड्रिफ्ट करंट ड्यू टू मेजॉरिटी कैरियर्स जनरेटेड विद इन अ डिफ्यूजन लेंथ ऑफ अ डिप्लीशन रीजन। ये हो जाएगा, ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्योंकि इट इज़ नॉट ट्रू फॉर डायोड सैचुरेशन करंट I0, ठीक है। देखिए जो ड्रिफ्ट करंट होता है, बेसिकली ड्रिफ्ट करंट जिसके कारण जो देखिए मेरा कहना क्या है कि जो ड्रिफ्ट करंट होता है ड्यू टू द फ्लो ऑफ माइनॉरिटी करंट, उसको हम लोग रिवर्स सैचुरेशन करंट कहते हैं, और वो हमारा इंडिपेंडेंट रहता है जो भी हम लोग अप्लाइड बायस वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं। देखिए बाइजिंग का भी एक टर्म आता है मेजरली, बाइजिंग करना मतलब क्या होता है, एक प्रॉपर डीसी सोर्स हम लोग प्रोवाइड करते हैं, ये बेसिक आप टर्म ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या क्वेश्चन में पूछा गया, डायोड सैचुरेशन करंट I0 के लिए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं होगा, तो ये हमारा ऑप्शन सी रहेगा। इट I0 कैन बी व्यूड एज अ ड्रिफ्ट करंट ड्यू टू मेजॉरिटी कैरियर जनरेटेड विद इन अ डिफ्यूजन लेंथ ऑफ द डिप्लीशन रीजन, क्लियर है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 51, विच मोड ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर जनरेशन हैज द हाईएस्ट मेंटेनेंस कॉस्ट। सबसे ज़्यादा मेंटेनेंस कॉस्ट किसकी लगती है, वो हमारे न्यूक्लियर पावर प्लांट की लगती है, ठीक है। डीजल नहीं, हाइड्रो भी नहीं, और स्टीम पावर प्लांट के लिए न्यूक्लियर का करेक्ट आंसर जाता है ऑप्शन सी, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा न्यूक्लियर डिस्पोजल का सबसे बड़ा एक कंसर्न रहता है हमारे पास में, ठीक है। जो न्यूक्लियर डिस्पोजल प्रोड्यूस होता है आफ्टर बर्निंग द न्यूक्लियर फ्यूल, जैसे कि यूरेनियम वगैरह हो गया, तो उसको डिस्पोजन करने का ही हमारे पास सबसे बड़ा एक मेजर टास्क रहता है, क्लियर है, ये ध्यान दीजिएगा। सो बढ़ते अभी हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर सीमॉस इन्वर्टर। सीमॉस इन्वर्टर्स के बारे में दिए गए कौन से स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। काफ़ी यूनिक और डिटेल में डेप्थ में क्वेश्चन पूछे गए थे इसी शिफ्ट में, ध्यान दीजिएगा। सीमॉस इन्वर्टर्स आर कॉमनली यूज टू बिल्ड साइनोसाइडल वेव्स ऑसिलेटर फॉर जनरेटिंग अ क्लॉक सिग्नल। ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा सीमॉस इन्वर्टर से। इलेक्ट्रॉनिक्स से काफ़ी डेप्थ में क्वेश्चन पूछे गए थे इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट्स को, ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल भी डिफाइन मत कीजिएगा खुद को लेके, ओके। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। कुछ क्वेश्चन जो मैं आपको डायरेक्टली आपको एलिमिनेट करने के लिए खुद रिकमेंड करता हूँ, क्योंकि एक क्वेश्चन के लिए अगर आप जितना ज़्यादा पढ़ोगे, अगर आपको नहीं भी ध्यान में रख पाओगे तो उसमें कोई सेंस नहीं बनता है, ये बात ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा नया, व्हाट शुड बी द एक्चुअल ब्रेकिंग स्ट्रेंथ ऑफ द गार्ड वायर वेयर गार्डिंग इज रिक्वायर्ड टू अंडर द आई रूल 88, ठीक है। एक्चुअल ब्रेकिंग स्ट्रेंथ कितनी होनी चाहिए गार्ड वायर की, तो इट शुड नॉट बी लेस दैन 635.02 किलोग्राम, ठीक है, एज पर द इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल 1956-88, ठीक है। आई रूल 88 के तहत जो गार्ड वायर रहता है उसका जो एक्चुअल ब्रेकिंग स्ट्रेंथ है 635.02 किलोग्राम से कम नहीं होनी चाहिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर मार्क करके रखिएगा, इस नए से हम लोग इसको पढ़ रहे हैं आज फर्स्ट टाइम। सो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या करें, लोकेट द कैपेसिटर यूज्ड इन अ पावर सिस्टम फॉर अ वीआर कॉम्पेंसेशन। वीआर कॉम्पेंसेशन के लिए जो हमारा कैपेसिटर यूज किया जाता है पावर सिस्टम, वो कहाँ रहता है, इट इज़ नियर टू द लोड, ठीक है, नियर टू द लोड रहता है, ठीक है। वीआर कॉम्पेंसेशन के लिए हमारे पास में जनरली सीरीज कॉम्पेंसेशन हम लोग करते हैं, सिंक्रोनस कंडेंसर का इस्तेमाल किया जाता है, शंट कैपेसिटर बैंक यूज़ करते हैं, लेकिन जो वीआर कॉम्पेंसेशन के लिए कैपेसिटर का इस्तेमाल किया जाता है वो हम लोग जनरली लोड के करीबन हम लोग इसको इंस्टॉल करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, डिटरमाइन द पिच या फिर कॉइल स्पैन फैक्टर निकालना है वाइंडिंग का, जिसमें 36 स्टेटर स्लॉट है, 4 पोल है और कॉइल स्पैन है 1 to 8, ठीक है। अब देखिए पिच फैक्टर वो हम लोग किस तरीके से निकालते हैं, KC विल बी इक्वल्स टू
कॉस ऑफ एन अल्फा डिवाइडेड बाय, ठीक है, nth हार्मोनिक के लिए, ठीक है। तो ये जो अल्फा होता है गाइस, ये क्या होता है हमारे पास में, इट इज अ शॉर्ट पिच एंगल। इट इज अ शॉर्ट पिच एंगल, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखिए टोटल स्लॉट्स है हमारे पास में 36, ओके। नंबर ऑफ पोल्स भी हमारे पास 4 बताएगा। तो कॉइल स्पैन हम लोगों को पता होना चाहिए, ओके, विच इज व्हाट, कॉइल स्पैन होता है हमारे पास में 1 to 8, विच इज 8 minus 1 will be equals to 7 स्लॉट्स, ठीक है। 7 स्लॉट होता है। स्लॉट्स पर पोल, स्लॉट्स पर पोल कितना होता है 36 डिवाइड बाय 4 विच इज 9, ओके। स्लॉट्स पर पोल कितना हो जाएगा 36 डिवाइड बाय 9, ये आ जाएगा हमारे पास में 36 डिवाइड बाय 4 विल बी इक्वल्स टू 9। तो एम्प्टी स्लॉट्स कितने हो जाएंगे 9 माइनस 7, ये हो जाएगा 2 एम्प्टी स्लॉट्स है। अल्फा का वैल्यू कितना आ जाएगा इस 180 इंटू 2/9 विच इज इक्वल टू 40 डिग्री, ओके। तो जो पिच फैक्टर रहेगा, ठीक है, उसको हम लोग cos 20 से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। जस्ट लाइक ऑप्शन डी इसका यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा, देखिएगा। सो बढ़ते हुए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कनेक्शन इज यूज टू सप्लाई पावर टू अ 2-phase apparatus फ्रॉम अ 3-phase सोर्स एंड टू सप्लाई पावर टू 3-phase apparatus फ्रॉम अ 3-phase सोर्स, ठीक है। यहाँ पे 2-phase भी होना चाहिए था। यहाँ पे क्या बताया गया, देखिए 3-phase टू 2-phase एंड 2-phase टू 3-phase, ठीक है। ये होता है स्कॉट कनेक्शन गाइस, ध्यान दीजिएगा। कन्वर्जन के लिए स्कॉट कनेक्शन में क्या होता है 3-phase टू 2-phase या फिर 2-phase टू 3-phase कन्वर्ट होता है गाइस, ठीक है। ये आपको बताया गया, ठीक है। यहाँ पे पहला क्या था 2-phase apparatus फ्रॉम अ 3-phase सोर्स एंड टू सप्लाई पावर टू अ 3-phase सप्लाई apparatus फ्रॉम अ 3-phase सोर्स, लेकिन यहाँ पे 2-phase चाहिए था इस तरीके से। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। जैसा क्वेश्चन दिया गया था एज इट इज हमने कॉपी किया, बट मैंने आपको एडिशनल करेक्शन भी बता दिया, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट पीएमएमसी परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट इज ट्रू। चारों स्टेटमेंट में से पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट के दिए गए स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, तो स्टेटमेंट करेक्ट है हमारा ऑप्शन सी, देयर आर नो हिस्टेरिसिस लॉसेस इन अ पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट जो है सिर्फ और सिर्फ डीसी वैल्यू मेजर करता है, इसलिए यहाँ पे जो है और डीसी भी कौन सी है हमारे पास में, एवरेज डीसी वैल्यू, ओके। तो पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट का जो स्केल है वो लीनियर या फिर हम लोग कह सकते हैं यूनिफॉर्म रहता है। कंट्रोलिंग टॉर्क का डायरेक्टली थीटा से प्रोपोर्शनल रहता है, ओके। तो हमारे पास इसमें से कोई भी जो हमारा हिस्टेरिसिस लॉस प्रेजेंट नहीं रहता है पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट में, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ कैन वेरिएबल फ्रीक्वेंसी कन्वर्टर बी क्लासिफाइड। वेरिएबल फ्रीक्वेंसी कन्वर्टर को किस तरीके से क्लासीफाई किया जा सकता है, उसके टाइप ऑफ रेक्टिफायर और जो इन्वर्टर यूज़ करते हैं हम लोग उसके अंदर, उसके अकॉर्डिंग हम लोग उसको क्लासीफाई कर सकते हैं। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। सो बढ़ते हुए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर गाइस, क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग CMOS लॉजिक फैमिली आईसीज इज अ 4-bit अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। CMOS लॉजिक फैमिली का जो आईसीज होती है वो हमारी इसमें से कौन सी एक 4-bit अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट है, ठीक है। तो हमारे पास 40181 आईसी के नंबर तक पूछ लिया गया गाइस, ठीक है। इसको बिल्कुल भी घबराएगा मत, पेपर ऐसा बिल्कुल भी आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है, क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चन जो है इलेक्ट्रॉनिक्स से काफ़ी डिटेल में पूछे गए थे एज कम्पेयर टू द 4 और 5th के जो पेपर थे। 10th का शिफ्ट थोड़ा सा यूनिकली डिजाइन किया गया था, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट इज अ मैक्सिमम इंस्टेंटेनियस वोल्टेज दैट एससीआर कैन ब्लॉक इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, इफ इट इज एक्सीडेड एससीआर विल कंडक्ट विदाउट अ गेट वोल्टेज, व्हाट इज इट। इसका मतलब कि क्या है, एक अगर हमारे पास सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर है, इसमें क्या कर रहा है, अगर हम लोग एक इंस्टेंटेनियस वोल्टेज उसको प्रोवाइड कर रहे हैं एससीआर को, ठीक है, तो वो एक पर्टिकुलर वोल्टेज तक ब्लॉक रहता है एक फॉरवर्ड डायरेक्शन में। लेकिन अगर वो फॉरवर्ड वोल्टेज बढ़ जाता है, ठीक है, तो एससीआर बिना गेट सिग्नल के भी वो टर्न ऑन हो सकते हैं, हमारा स्विच एज ए क्लोज स्विच करके वर्क करेगा। तो उसको हम लोग कहते हैं पीक रिपीटेटिव फॉरवर्ड ब्लॉकिंग वोल्टेज, ठीक है, पीक रिपीटेटिव फॉरवर्ड ब्लॉकिंग वोल्टेज। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम स्पेशल फीचर्स आर इनकॉर्पोरेटेड इन अ इलेक्ट्रोडायनामोमीटर वाटमीटर टू मेक इट अ लो पावर फैक्टर टाइप वाटमीटर। कुछ जो फीचर्स है इलेक्ट्रोडायनामोमीटर टाइप वाटमीटर में यूज़ किए जाते हैं सो दैट उसको हम लोग एज अ लो पावर फैक्टर टाइप वाटमीटर बना सके। तो इसमें से कौन सा एक नहीं है फीचर, ये पूछा गया। तो इसमें से जो है कॉम्पेंसेशन जो रहता है करंट कॉइल वोल्टेज के लिए, ठीक है, वो नहीं रहता है गाइस, ठीक है। कॉम्पेंसेशन फॉर
करंट कॉइल वोल्टेज, यहाँ पे लिखा गया है ऑप्शन में कंपनसेशन फॉर प्रेशर कॉइल करंट, तो ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, कंपनसेशन फॉर करंट कॉइल वोल्टेज। इसके लिए हमारा कंपनसेशन नहीं प्रोवाइड किया जाता, एक नॉट फीचर है, ठीक है, नॉट बेस्ड क्वेश्चन था, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। जरूर थोड़ा सा पॉज करके एक बार क्वेश्चंस को भी पढ़िएगा गाइस, क्योंकि उन्होंने काफ़ी डेप्थ में जा के क्वेश्चंस को डेवलप किया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनिट पूछा गया एमएमएफ का, हमारे मैग्नेटिक सर्किट के सेशन में आपको एक सेम क्वेश्चन मिल जाएगा गाइस। मैग्नेटिक मोटिव फोर्स जो एनालॉगस है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के, ठीक है, इलेक्ट्रिकल सर्किट में, इसका यूनिट होता है एम्पियर टर्न्स। सिंपल है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर रहता है। जिस तरीके से हमारे पास रेजिस्टेंस रहता है उस तरीके से हमारे पास में रिलक्टेंस रहता है गाइस, ध्यान देना होगा आपको। ओके, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा हमारे पास में, एक 100 वाट का इनकैंडेशन लाइट बल्ब है जो एक 120 वोल्ट सर्किट में, इट इज डीम्ड टू हाफ इट्स पावर आउटपुट यूजिंग अ ओल्ड फैशन रियोस्टैट और वेरिएबल रजिस्टर एज अ डिमर, हाउ मच पावर इज बीइंग डिसिपेटेड बाय द रियोस्टैट। मतलब एक 100 वाट का बल्ब है, ठीक है, इसके इसमें रियोस्टैट जोड़ा गया है, ठीक है, ओके, तो ये रियोस्टैट में ही कितना पावर लॉस हो रहा है, ठीक है, ये हमें पूछा गया है। एक 120 वोल्ट का सर्किट हमारे पास में, इसको हाफ पावर रेटिंग पे हम लोग चला रहे हैं, ठीक है, तो देखिए कितना पावर हमारा ड्रॉप होगा, हमें से क्वेश्चन में पूछा गया। ओके, इसके लिए एक फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना रहेगा, जो होता है हमारा P विल बी इक्वल्स टू V²/R, ठीक है, ये आपको इंपॉर्टेंट। रेटिंग है 100 वाट 120 वोल्ट का, तो हमारे पास रेजिस्टेंस का वैल्यू हम लोग आसानी से निकालेंगे। R विल बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, V²/P। वोल्टेज का कितना हो जाएगा, स्क्वायर 120 स्क्वायर विच इज 120 इंटू 120 डिवाइड बाय पावर कितना है 100 वाट है, ठीक है, 12 का स्क्वायर कितना हो जाता है गाइस, ठीक है, ये 0 0 कट करते हैं तो 144, सॉरी ये 144 ओम्स आ जाएगा। ओके, आर का वैल्यू। ओके, अगर हमारे पास में इंफॉर्मेशन बताई गई कि यह डिमर जो है हमारा सीरीज में जोड़ा गया है, ठीक है, पावर ड्रॉप हो रहा है 100 वाट से कितना वाट पर ड्रॉप हो रहा है, ठीक है, लेट मी चेंज द कलर, 100 वाट टू न्यू पावर ड्रॉप कितना हो रहा है 50 वाट पर, हाफ पावर पे हम लोग चला रहे हैं, ठीक है। अब क्योंकि हमें पता है कि जो लाइट रेजिस्टेंस है उसका पावर है ये नए कंडीशन पे आएगा, तो उसका मतलब क्या है कि हम लोग जो पावर है वो एक नए फॉर्मूला से हम लोग निकालेंगे, P विल बी इक्वल्स टू I²R, इस फॉर्मूला में हम लोग वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना रहेगा, ठीक है। इससे हमारा करंट का वैल्यू कितना आ जाएगा, √50 डिवाइड बाय 144, इसका वैल्यू निकल गया था कि 0.59 एम्पियर, ठीक है। ये आ गया हमारे पास करंट। अगर हमारे पास करंट है तो हम लोग टोटल रेजिस्टेंस जो है सर्किट का इंक्लूडिंग दिस डिमर वो हम लोग निकाल सकते हैं ओम्स लॉ के अकॉर्डिंगली। वो कैसा होगा, R विल बी इक्वल्स टू 120 डिवाइड बाय 0.59, 120 क्या है हमारे पास वोल्टेज है, ठीक है, डिवाइड बाय 0.59 ये हमारा करंट आया, इसका रेजिस्टेंस आ जाएगा टोटल रेजिस्टेंस। ओके, ये आ जाते हैं हमारे पास 204 ओम्स का रेजिस्टेंस। हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, कितना पावर डिसिपेट होगा इस रजिस्टर इस डिमर में, ठीक है, या फिर हम लोग रियोस्टैट में। तो आर डिमर का रेजिस्टेंस, ठीक है, रेजिस्टेंस ऑफ डिमर कितना हो जाएगा 204 माइनस 144, ठीक है, ये आ गया 204, ये टोटल हो जाएगा ना इन दोनों का मिला के, यहाँ से यहाँ तक क्या ये टोटल हो जाएगा रेजिस्टेंस इसका बल्ब और इसका। और ये हमारा 144 क्या था, ये हमारे बल्ब का था, ठीक है, जो हमने निकाला, यहाँ पे बल्ब लिख लेते, ठीक है। ओके, ये बल्ब हो गया, इसका वैल्यू निकल के आता है हमारा गैस 60 ओम। अब हमारे पास क्योंकि डिमर का रेजिस्टेंस आ चुका है 60 ओम्स, ठीक है, तो क्या हम लोग इसका पावर डिसिपेशन निकाल सकते हैं? जी हाँ, वेरी इजी है, ठीक है। किस तरीके से निकालेंगे पावर, यहाँ पे लॉस, लेट मी चेंज द कलर वंस अगेन, लेट्स से दिस ब्लू हो जाएगा I² इंटू R। आई का करंट, आई का वैल्यू कितना है 0.59 स्क्वायर इंटू 60, ठीक है, इसका वैल्यू निकल गया था 21 वाट्स का। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर आ जाता है, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया था, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसमें ज़रूर अच्छी तरीके से मार्क करूंगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, ज़रूर नोट करके चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफार्मर, एलवीडीटी इज नॉट ट्रू। एलवीडीटी से जुड़ा कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? करेक्ट आंसर आ जाएगा हमारे पास ऑप्शन डी, पावर कंजम्पशन जो है एलवीडीटी में काफ़ी हाई होता है, अराउंड 100 वाट। गलत है गाइस, ठीक है, पावर कंजम्पशन इतना 100 वाट नहीं रहता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास पूछा गया था, इन केस ऑफ इंजन ड्रिवन अल्टरनेटर द टर्निंग मोमेंट ऑफ इंजन इज अनइवन एंड देयरफॉर द स्पीड ऑफ द अल्टरनेटर वेरीज स्लाइटली फ्रॉम इंस्टेंट टू इंस्टेंट दिस कॉल्ड एज साइक्लिक स्पीड इरेगुलरिटी, हाउ इट इज मेजर्ड। ठीक है, साइक्लिक स्पीड इरेगुलरिटी का फॉर्मूला ही पूछा गया, उसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए, साइक्लिक इरेगुलरिटी इज इक्वल टू मैक्सिमम स्पीड माइनस मिनिमम स्पीड डिवाइडेड बाय मीन स्पीड। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू ऑन अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर ELCB। ELCB से जुड़ा गया कौन सा इसमें से कथन सही नहीं है, वो है हमारे पास ऑप्शन सी, ELCB ऑपरेट्स वेरी क्विकली व्हेन एक्सट्रीमली हाई लीकेज करंट फ्लोज। ये हमें स्टेटमेंट बताया गया है जो कि इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, रेसिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर RCBs को ही हम लोग जनरली ELCB कहते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना होगा। ओके, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास पूछा गया, करंट निकालना है 4 ओम के रेजिस्टेंस में से। ठीक है, यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, ये 3 ओम का है, ये 4 ओम का है, ये 20 ओम का है, ये हमारे पास में 110 वोल्ट का है और ये हमारे पास में 100 वोल्ट का है। ठीक है, काफ़ी आसानी से निकाल सकते हैं हम लोग नोडल एनालिसिस से। ठीक है, अगर यहाँ पे हम लोग इसको नोड ए मान लेते हैं। ठीक है, तो नोड ए पे अगर हम लोग ये लिखते हैं, ठीक है, इस नोड को हम लोग ए नोड का मान लेते हैं, तो अगर हम लोग नोडल एनालिसिस करते हैं एट नोड ए तो क्या हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, ये देखिए ये क्या है हमारे पास में 100 वोल्ट का, ये हमारा हो जाएगा V1 और ये हम लोग इसको लिख लेते हैं V2। ठीक है, तो देखिए क्या हो जाएगा, काफ़ी सिंपल है, A माइनस V1। ठीक है, A माइनस V1 या फिर हम लोग इसको V भी लिख सकते हैं, V माइनस V1। ठीक है, V माइनस V1 डिवाइड बाय इसका रेजिस्टेंस कितना है 3 प्लस V डिवाइड बाय, क्योंकि ये नोड वोल्टेज और यहाँ पे रेजिस्टेंस है, कोई अदर सोर्स नहीं है, तो V डिवाइड बाय 20 प्लस V माइनस 110 वोल्ट। ठीक है, ये V1 था तो हम आपको डायरेक्टली 100 वोल्ट लिख लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, डिवाइड बाय रेजिस्टेंस कितना है 4 ओम्स। ठीक है, इज इक्वल्स टू 0। ओके, इस इक्वेशन से जो गाइस हमारे पास में V का वोल्टेज हम लोग निकाल लेते हैं। प्लीज़ सॉल्व कीजिएगा इसको, मैं थोड़ा क्विकली खत्म कर रहा हूँ सेशन को। आई मीन ये क्वेश्चन डायरेक्टली मैं सॉल्व कर रहा हूँ। V का जो वोल्टेज हमारा निकल के आता है हमारे पास 96 वोल्ट। ठीक है, मतलब कि क्या इस नोड पे हमारा जो वोल्टेज आ रहा है V का, ये 96 वोल्ट आ रहा है, तो हमें पूछा क्या गया 4 ओम्स के रेजिस्टेंस में से हमें ये 4 ओम्स के रेजिस्टेंस में से करंट निकालना है। किसके काफ़ी अलग अलग मेथोडोलॉजीज रह सकते हैं, आप अलग अलग वे से सॉल्व कर सकते हो। तो क्या हो जाएगा हमारे पास में, करंट निकालना होगा तो 110 वोल्ट माइनस 96 डिवाइड बाय 4। ठीक है, तो इसका अराउंड जो आंसर आ जाता है निकल के 3.4, या अभी अगर अपने अप्रोक्सीमेट नहीं लगा तो 3.4 के करीबन इसका आंसर निकल जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। यहाँ पे ओम्स का यूनिट लग गया था। ठीक है, यहाँ पे करंट पूछा गया, इसलिए इसका करेक्ट यूनिट क्या होगा, एम्पियर्स। ओके, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। काफ़ी कवर क्या होता है, प्रिंटिंग में, कन्वर्जन में वगैरह इस तरीके से मिस्टेक्स हो जाती है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर इन दिस केस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग transduction is done by the half effect device as a transducer। ठीक है, which of the following transduction is done by half effect device as a transducer। यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर आता है मैग्नेटिज्म टू वोल्टेज। कौन सा इनमें से जो ट्रांसड्यूक्शन है किया जाता है हॉल इफेक्ट डिवाइस का, ठीक है, एज अ ट्रांसड्यूसर करके यूज़ करते हैं हॉल इफेक्ट डिवाइसेस को, तो इसमें से कौन सा ट्रांसड्यूक्शन ये यूज़ होता है। ठीक है, यहाँ पे पूछा गया है मैग्नेटिज्म टू वोल्टेज। ठीक है, सिंपल है, ट्रांसड्यूक्शन मतलब ट्रांसफॉर्मेशन में हम लोग इसको लिख सकते हैं। क्लियर है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट शुड बी द स्मॉलेस्ट क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ एल्यूमिनियम कंडक्टर फॉर अ डोमेस्टिक वायरिंग। डोमेस्टिक वायरिंग के लिए एल्यूमिनियम कंडक्टर का स्मॉलेस्ट क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना होगा, 1.5 स्क्वायर mm का मिनिमम होना चाहिए। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन ऑफ डीसी जनरेटर। डीसी जनरेटर कौन से प्रिंसिपल के ऊपर वर्क करता है, इट वर्क्स ऑन अ फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर रहता है। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज which line is given in a given figure represent the optimum transmission voltage। optimum transmission voltage हमें पूछा गया। ओके, इकोनॉमिक चॉइस ऑफ कंडक्टर हमें इसके लिए थोड़ा सा थियरी पढ़ना रहेगा गाइस, लेकिन फिलहाल मैं इसको करेक्ट आंसर आपको बताता हूँ। इसका जो OX है, ठीक है, OX, ठीक है, ये होता है हमारे पास में ऑप्टिमल ट्रांसमिशन वोल्टेज। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक है। ठीक है, आपको एक कमेंट करना है अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हो तो। ठीक है,
कमेंट बॉक्स में कि इकोनॉमिक साइज ऑफ कंडक्टर हम लोग किससे डिफाइन करते हैं, ध्यान दीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक 3 फेज 20 हॉर्स पावर 208 वोल्ट 60 हर्ट्ज 6 पोल स्टार कनेक्टेड इंडक्शन मोटर है, 15 किलोवाट डिलीवर कर रहे हैं, स्लिप है 5% का। तो फ्रीक्वेंसी निकालनी है रोटर करंट की, सिंपल है गाइस, बाकी सारे वैल्यूज का बिल्कुल भी लेना देना नहीं है, ठीक है। अगर हमें रोटर फ्रीक्वेंसी निकालनी होगी तो ये कितना होगा, स्लिप टाइम्स ऑफ सप्लाई फ्रीक्वेंसी। स्लिप कितना है 5%, तो हम लोग डायरेक्टली 5 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या, नहीं, परसेंटेज में डेसिमल पॉइंट में कन्वर्ट करेंगे, 0.05 मल्टीप्लाइड बाय फ्रीक्वेंसी कितना है 60। गलती से 50 मत लेना, गलत हो जाता है, ठीक है। करेक्ट आंसर निकल के आता है 3 हर्ट्ज, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ओके, क्वेश्चन का सिंपल आंसर था ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया 3 कैपेसिटर 10 माइक्रोफैरेड 20 माइक्रोफैरेड 30 माइक्रोफैरेड 10 माइक्रोफैरेड 20 माइक्रोफैरेड और पिकोफैरेड है गाइस, ठीक है। ये पैरेलल में जोड़े गए 250 वोल्ट सप्लाई के क्रॉस में, तो कितना एनर्जी स्टोर्ड होगा ये हमें क्वेश्चन में पूछा गया। तो जो एनर्जी स्टोर्ड होता है कैपेसिटर में वो कौन सी फॉर्मूले से दिया जाता है, हाफ CV²। ओके, हाफ CV²। अब देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है, देखिए एक छोटा सा अपडेट है, यहाँ पे जो है ना माइक्रोफैरेड ही है, ठीक है। यहाँ पे जो है 10 माइक्रोफैरेड 20 माइक्रोफैरेड और 30 माइक्रोफैरेड है। मैंने पिकोफैरेड देखते ही हमने देखा कि इसका आंसर अलग हो सकता है करके, तो आपको ये बिल्कुल ध्यान देना है। इस तरीके से छोटे छोटे सिली मिस्टेक्स एग्जामिनेशन में होते हैं, ठीक है। यूनिट्स की तरफ बिल्कुल ध्यान देना है। ओके, तो हाफ CV² इस फॉर्मूला से हम लोग जो है एनर्जी स्टोर जो होता है कैपेसिटर में निकालते हैं। अब देखिए कैपेसिटर पैरेलल में होता है तो डायरेक्टली उसका सम अप हम लोग कर सकते हैं, एडिशन कर सकते हैं। तो टोटल कैपेसिटेंस कितना आ जाएगा, 10 + 20 + 30 माइक्रोफैरेड, ठीक है। तो कितना आ जाएगा हमारे पास में 60 माइक्रोफैरेड। ओके, 60 माइक्रोफैरेड। तो हाफ CV², हाफ इंटू कैपेसिटर कितना आ जाएगा 60 माइक्रोफैरेड है, 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई करेंगे इंटू 250 का होल स्क्वायर, 250 वोल्ट, ओके, 250 होल स्क्वायर। इसका करेक्ट आंसर निकल के आता है हमारे पास 1.875 जूल्स। ओके, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस, ठीक है। पढ़ते हुए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या कह रहा है 74, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर रिले यूज्ड एज अ प्रोटेक्शन इन इलेक्ट्रिकल सर्किट। जो रिले यूज करते हैं प्रोटेक्शन के लिए इलेक्ट्रिकल सर्किट में, तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट हमारा करेक्ट नहीं है ये बोला गया। द इकोनॉमी ऑफ यूजिंग अ रिले इज इंपॉर्टेंट एज अ रूल, प्रोटेक्टिव गियर शुड नॉट कॉस्ट मोर देन 15% ऑफ द टोटल कॉस्ट। तो ऐसा कहीं लिखा गया है क्या, नहीं, कि 15% के जो टोटल कॉस्ट के नहीं होना चाहिए ऐसा, ठीक है। तो ये हमारा नॉट ट्रू रहेगा, रिले जो यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिकल सर्किट के प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है। एज पर द रूल कितना है हमारे पास में 15% नहीं, इसका वैल्यू होता है 5%, ठीक है। जो भी प्रोटेक्टिव स्विच गियर यूज़ करते हैं हम लोग, उसकी जो कॉस्ट है टोटल कॉस्ट के 5% से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, ये ऐसा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे 15% बताया गया, इसलिए इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग था, ठीक है। कितना डेप्थ में जाके क्वेश्चन पूछा गया या आप इसका सीवियरिटी देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, व्हाट इज द पर्पस ऑफ डिले सर्किट इन अ कैथोड रे ऑसिलोस्कोप, ठीक है। कैथोड रे ऑसिलोस्कोप में डिले सर्किट का क्या काम होता है, जिससे वो डिले प्रोड्यूस करता है कुछ टाइम का वर्टिकल सेक्शंस में, ठीक है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच टाइप ऑफ मोटर्स आर आइडियल फॉर यूज इन इलेक्ट्रिकल ट्रेन्स वेयर द सेल्फ वेट ऑफ द ट्रेन एक्ट्स एज अ लोड, ठीक है। कौन से टाइप ऑफ मोटर जो है आइडियल रहती है इलेक्ट्रिक ट्रेन्स में यूज़ करने के लिए, जहाँ पे सेल्फ वेट जो है ट्रेन का एज अ लोड करके हो रहता है, वो DC सीरीज मोटर रहती है, ठीक है। DC सीरीज मोटर जनरली ट्रैक्शन पर्पस के लिए इस्तेमाल की जाती है, ठीक है, ध्यान दीजिए, क्योंकि वो कभी भी नो लोड पे स्टार्ट नहीं की जाती, क्लियर है। हाई स्पीड पे लो टॉर्क रहता है, लो स्पीड पे हाई टॉर्क रहता है, इस तरीके से इसका कैरेक्टरिस्टिक्स रहता है नॉन लीनियर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज अ ड्राइंग आउट पीरियड फॉर अ लार्ज 220 kV ट्रांसफार्मर व्हेन इट इज डन बाय ब्लोइंग इन अ हॉट एयर थ्रू द ट्रांसफार्मर टैंक, ठीक है। ड्राइंग आउट पीरियड कितना है एक लार्ज 220 kV ट्रांसफार्मर का, जब उसको ब्लो किया जाता है हॉट एयर थ्रू, जब उसको ड्राई किया जाता है ब्लोइंग अ हॉट एयर थ्रू द ट्रांसफार्मर टैंक, 15 दिन का ड्राई आउट पीरियड रहता है, क्लियर है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, a 6-pole wave connected armature has a 200 conductors and runs at a 1000 rpm. The EMF generated is 600 volt. Find the useful flux per pole. Useful flux per pole हमें पूछा गया, सिंपल सा फॉर्मूला था कि E is equals to 5PZN upon 60A। बिल्कुल ध्यान में रखिएगा इसको, ठीक है। यहाँ से हमें फ्लक्स पूछे गए, ठीक है, तो फॉर्मूला को हम लोग चेंज कर देंगे, ये आ जाएगा हमारे पास 60E into A
डिवाइडेड बाय ZNP। ओके, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं 60 इंटू ई का वैल्यू कितना जनरेट कर रहा है 600 वोल्ट मल्टीप्लाइड बाय ए। क्या बोला गया है, वेव है, तो ए का वैल्यू कितना रहेगा, अभी मैंने आपको बताया था ए का वैल्यू 2 रहेगा। अगर लैप वाइंडिंग रहता है तो ए का वैल्यू पी के बराबर रहता है, नंबर ऑफ पैरेलल पाथ पोल्स के बराबर। ठीक है, ए का वैल्यू हमारा 2 निकल जाएगा। नंबर ऑफ कंडक्टर्स है हमारे पास में 200 मल्टीप्लाइड बाय एन। स्पीड आ जाएगा हमारे पास 1000 RPM मल्टीप्लाइड बाय यहाँ पे हमारा पी, नंबर ऑफ पोल्स आ जाएगा हमारे पास 6। इसको कंप्लीटली सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर निकल के आता है 0.06 वेबर। ठीक है, 0.06 वेबर, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है गाइस, काफ़ी बार एग्जामिनेशन में बनता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डेटा ट्रांसफर ऑपरेशन ऑफ 8085 माइक्रोप्रोसेसर। इसमें से कौन सा एक डेटा ट्रांसफर ऑपरेशन नहीं है 8085 माइक्रोप्रोसेसर का, तो CM है। ठीक है, सॉरी CM है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। कॉम्प्लीमेंट द एक्यूमुलेटर। ठीक है, ये होता है। अब देखिए डेटा ट्रांसफर के लिए LDA क्या होता है, ये लोड एक्यूमुलेटर होता है। ANA मतलब क्या है, एंड एक्यूमुलेटर। ठीक है, STA मतलब क्या है, स्टोर एक्यूमुलेटर। ठीक है, इस तरीके से ये आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। Next and the last question of our session is, which of the following does not belong to the ideal characteristics of the operational amplifier। ऑपरेशनल एम्पलीफायर की इसमें से कौन सी एक आइडियल कैरेक्टरिस्टिक नहीं है या फिर बिलोंग नहीं करता है, तो स्लीव रेट इज 0 बोला गया। आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है ऑपरेशनल एम्पलीफायर के। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना होगा। ठीक है, आउटपुट कैन बी चेंज इंस्टेंटेनियसली, इससे का मतलब क्या, इन्फिनिट स्लीव रेट होना चाहिए। स्लीव रेट 0 बोला गया, गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। तो ये था हमारा कंप्लीट 80 क्वेश्चंस का एनालिसिस गाइस। ठीक है, 10 तारीख के पेपर के लिए सेशन कैसा लगा ज़रूर मुझे हेल्प सेक्शन के कमेंट बॉक्स के माध्यम से कमेंट करके बताइएगा। ओके, कोई भी रिक्वायरमेंट आती है तो हमें बताइएगा। ठीक है, आपको जो मैंने 2 कोर्सेज रिकमेंड किए, ठीक है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग MCQs के एप्लीकेशन पे और कोचिफाई के एप्लीकेशन के, दोनों एप्लीकेशन के लिए ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। ये कंप्लीट कोर्स तो काफ़ी इंटरेक्टिव कोर्स है गाइस, काफ़ी ज़्यादा इंसाइट्स आपको मिलेंगे। स्पेशली अगर आप JEE को टारगेट कर रहे हो तो इसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसको जरूर ज्वाइन कीजिएगा। कूपन कोड है CH50, सेम कूपन कोड है दोनों कोर्सेज के लिए। ठीक है, नॉन टेक्निकल के कोर्सेज के लिए भी। इसके अलावा भी अगर आपको छत्तीसगढ़ का GK चाहिए तो वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, वो भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन गाइज, हैव अ नाइस डे। हमारे चैनल कोचिफाई और यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग MCQs को क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हो गाइस। टेलीग्राम चैनल से जुड़े रहेगा सो दैट इंपॉर्टेंट अपडेट टाइम टू टाइम आप देख सको। रिसेंट सेशन 4 और 5 तरीके देखने के लिए यहाँ पे आप क्लिक करके देख सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन गाइस, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं अभी हमारे नेक्स्ट सेशन में जल्दी से जल्दी।